कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास की बुक समरी। ये बुक युवाल नोआ हरारी के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर क्या हुआ था? इंसान धरती पर कैसे आया? क्या धरती पर हमेशा से जीवन था? और अगर था तो कैसा था? ऐसे ही न जाने कितने सवाल जो हम इंसानों के मन में अक्सर ही उठते रहते हैं, लेकिन हम इनके जवाबों को ढूंढने में अक्सर ही फेल हो जाते हैं या फिर मिले हुए आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो चलिए इस सीरीज में हम आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। ये ऑडियो बुक समरी है युवाल नोआ हरारी की बुक सेपियंस की, जिसमें उन्होंने इंसान की ऐसी सभी क्यूरियोसिटीज के जवाब दिए हैं और ह्यूमन, उसके इवोल्यूशन, यूनिवर्स और उसमें एनर्जी जैसी और भी बातों के बारे में डिटेल से बात की गई है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बताने वाली इस समरी की सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे इंसानों ने दुनिया पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कैपिटलिज्म, धर्म और राजनीति को एक्सप्लॉइट किया है। इस समरी में हम समय के साथ इंसान के विकास के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि इंसान इतनी सदियों में पूरी तरह से कैसे बदल गया है और आखिर हम फ्यूचर में किस ओर जा रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे इंसान ने अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप किया और उसी के बेसिस पर हम 70,000 साल पहले हुए कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में तमाम सारे स्पीशीज को पीछे छोड़कर आगे निकल आए। हम इस समरी में सुनेंगे और जानेंगे 10,000 साल पहले हुए एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसने पेड़ पौधों और जानवरों के डोमेस्टिकेशन की राह दिखाई, और किस तरह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 500 साल पहले साइंस, कैपिटलिज्म और एक्सप्लोरेशन को हमारी लाइफ में लेके आया। और फिर 200 साल पहले हुआ इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन, जिसने होमो सेपियंस यानी इंसानों को वो बना दिया जो कि आज वो हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे एनर्जी और मैटर की, कि किस तरह से 13.5 बिलियन साल पहले ये दोनों चीजें धरती पर अपीयर हुई और जिसने धरती पर फिजिक्स की शुरुआत की। और इसी समय मॉलिक्यूल और एटम्स भी इमर्ज हुए और उनसे केमिस्ट्री का जन्म हुआ। और साथ ही हम सीखेंगे कि आखिर इन सभी का इंसान की जिंदगी में क्या रोल है। ये सीरीज बताती है कि हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा बेटर थे, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा एडवांटेजेस थे जो कि हमारे पास नहीं है, जैसे कि दुनिया की एक क्लियर समझ या ये समझना कि आखिर हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या जरूरी है। हालांकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी या वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी जो कि आज हमारे पास हैं और हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। सुनकर लगता है ना कि आखिर इतनी कमियों के बावजूद भी कैसे हमारी स्पीशीज आज इस प्लेनेट को डोमिनेट कर रही है। इस सीरीज में हम हरारी के नजरिए से इंसान की हिस्ट्री को देखने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ह्यूमन स्पीशीज इंसान की हिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इतना छोटा हिस्सा होते हुए भी इवोल्यूशन की स्टडी में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान और योगदान है। आज का इंसान खुद को शायद बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो उन दूसरी ह्यूमन स्पीशीज के बारे में नहीं जानता जो आज से सालों पहले इस धरती पर रहती थी। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें इग्नोर कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इंसान इस फैक्ट को भी काफी हद तक इग्नोर करता है। आज हम जहां भी हैं वो सब इवोल्यूशन की वजह से हैं, और शायद यही वजह है कि हमें ये ऑडियो समरी सीरीज सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि आज की तारीख में बतौर इंसान या स्पीशीज हम जहां हैं उसकी रूट्स क्या हैं, आखिर क्या है वो चीजें जिन्होंने हमें बनाया। तो चलिए इस ऑडियो बुक सीरीज के साथ शुरुआत करते हैं मैनकाइंड की हिस्ट्री का ये सफर, जहां हम अगले एपिसोड में बात करेंगे हमारी यानी कि धरती के इस सोशल एनिमल के सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल एनिमल, द ह्यूमन। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप और हम शुरू करते हैं सफर इंसान की हिस्ट्री का, जहां आप और हम सुनेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की एक ऐसी दास्तां जहां हम जानेंगे कि आखिर हम यानी होमो सेपियंस हम हैं क्या। प्रोफेसर हरारी ने इस बात को बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि 13.5 बिलियन सालों पहले टाइम, एनर्जी, स्पेस और मैटर के बारे में पता चला, और इन्हीं चीजों की एग्जिस्टेंस ने यूनिवर्स में जो जरूरी फीचर्स हैं उनकी नींव रखी। और फिर बाद में इन्हीं की बदौलत फिजिक्स एग्जिस्टेंस में आई, और जब एक बार फिजिक्स एग्जिस्टेंस में आई तो उसके बाद मैटर और एनर्जी ने आपस में मिलकर एटम्स बनाए, जिनसे बाद में जुड़कर मॉलिक्यूल बने, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलकर स्ट्रक्चर्स बनाए जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन्हीं फिनोमेना के डेवलप होने और बिगड़ने के बीच फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एग्जिस्टेंस में आए। हालांकि जो ऑर्गेनिज्म बने वो लगभग सभी अलग अलग ग्रुप्स के थे, बस
उनमें से एक ही था जो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता था जिसे आज हम होमो सेपियंस कहते हैं। अगर हम देखें तो होमो सेपियंस बहुत पहले से या कहें कि आदिकाल से ही इवॉल्व हुए हैं, और तब हम किसी और दूसरे जानवर या इंसेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हम वक्त के साथ आगे बढ़ते गए और सीखते गए। जैसे हमने लगभग 4 लाख साल पहले भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू किया, और एटलीस्ट करीब 1 लाख साल पहले हम लोग धरती पर नंबर 1 के शिकारी बन गए, क्योंकि हमने सीखा कि अपने भोजन को कैसे पकाना है और एक छोटे पाचन तंत्र के साथ इसे जल्दी से पचाना है। तो इस तरह से लगभग 7 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने कुछ स्ट्रक्चर्स को अज्यूम किया, जिससे कल्चर का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसका एसेंस देखें तो ह्यूमन कल्चर्स का विकास ऑर्गेनाइज था, और ये एक दिन में कभी नहीं हुआ। ह्यूमन कल्चर्स को विकसित होने में सालों लग गए। हमारे इस इवोल्यूशन ने हमें हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से डेवलप करने में मदद की, और हमारा ये ब्रेन हमारी एनर्जी सप्लाईज का कुल 25% यूज करता है। इस कॉम्बिनेशन से शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई, जिसने हमारी फूड चेन के साथ साथ ह्यूमन विकास को भी डिसरप्ट कर दिया। बात करें अगर इवोल्यूशन की, तो इंसान पिछले 70,000 साल में इवॉल्व हुआ है, और इस पूरे टाइम में हमने 3 मेजर इवोल्यूशन देखे थे: कॉग्निटिव, एग्रीकल्चरल और साइंटिफिक। लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने इतिहास की शुरुआत की थी। लगभग 12,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने इसे स्पीड अप किया, और फिर आई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो केवल 500 साल पहले हुई थी, और इससे लगता था कि इतिहास को अच्छी तरह से समाप्त कर सकती है और कुछ पूरी तरह से अलग और नया शुरू कर सकती है। इन रिवॉल्यूशंस ने जीवों या मनुष्यों को गहराई से इन्फ्लुएंस किया। इस तरह यह विषय केवल ये एक्सेप्ट करता है कि मानव जाति और अन्य जीवों का इवोल्यूशन या जन्म कुछ सरल घटनाओं जैसे एनर्जी और मैटर, एटम्स और मॉलिक्यूल से हुई है। फिर भी हरारी पूछते हैं, सेपियंस की सक्सेस का रहस्य क्या था? यह प्रश्न मानव जाति के मेंटल डेवलपमेंट का आधार है। एक तरह से देखा जाए तो होमो सेपियंस बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के रूप में इवॉल्व हुए हैं, और इसी तरह से वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म की तरह सामने आए। और इसी से पता चलता है कि आखिर ह्यूमंस ने क्यों अपने कल्चर्स को डेवलप किया, और बाद में वो बाकी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के ओनर बन गए, या कहें कि उनसे ऊपर उठ गए। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ह्यूमन कल्चर्स और सोसाइटीज के ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट या रिवॉल्यूशन को ये हिस्ट्री एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह प्रेजेंट करती है, जो कि हमेशा ही चलता रहता है। हरारी का मानना है कि ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के लिए हुआ है, और ये पूरी चीज ह्यूमन यानी मैनकाइंड के इवोल्यूशन को एक ऐसे प्रोसेस के रूप में प्रेजेंट करती है जो कि ग्रेजुअल है, यानी कि हमेशा ही चलता रहने वाला, लेकिन फिर भी हर पॉइंट पर इंसानी लाइफ में जबरदस्त चेंजेस लाता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम इसी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ज्ञान की, कि आखिर ह्यूमंस को ये नॉलेज कहां से आया और कैसे ये हमेशा हमें आगे बढ़ने में या लाइफ के चेंजेस में हेल्प करता है। होमो सेपियन, अ ग्रोथ विद नॉलेज। हमारी होमो सेपियंस को जानने की इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे नॉलेज की। ये नॉलेज या हमारे ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 70,000 से 30,000 साल पहले के कहीं बीच में, और सोचने और कम्युनिकेट करने के इस नए तरीकों ने ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन को पूरा किया है। इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे कि दूसरे ह्यूमन स्पीशीज और हमारी नॉलेज और ब्रेन में क्या डिफरेंस है। इंसानों ने, या दूसरे शब्दों में कहें तो ह्यूमन बीइंग्स ने करीब 70,000 साल पहले भाषा को डेवलप किया, और उनकी इस एबिलिटी ने हमें इस लायक बनाया कि वो नए नए तरीकों से कम्युनिकेट कर सकें और ऐसी कहानियां सुना सकें जो कि किसी भी फैक्ट पर बेस्ड ना हो, यानी कि पूरी तरह से फिक्शनल हो। इसी भाषा की वजह से उन्हें ये एबिलिटी मिली जिससे वो ऐसी चीजें डिस्कस कर सकें जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे कि सुपरनैचुरल चीजें या रिलीजन। भाषा के विकास ने इंसानों के लिए एक दूसरे के साथ विचारों को शेयर करना और एक ही स्थान पर फिजिकल रूप से प्रेजेंट हुए बिना प्रोजेक्ट्स या कामों में एक दूसरे की मदद करना आसान बना दिया। और अगर इस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो होमो सेपियंस प्राइमरीली एक सोशल एनिमल है, और हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की है सोशल कोऑपरेशन। जहां तक हम सब जानते हैं कि सेपियंस इकलौती ऐसी स्पीशीज है जो कि हर तरह की चीजों के बारे में बात कर सकती है, वो चीजें भी जो उन्होंने कभी देखी, सुनी या फील नहीं की होती हैं, और वो फिक्शन ही होता है जो हमें न सिर्फ इन चीजों को इमेजिन करने में हेल्प करता है, बल्कि हमें मदद करता है कि हम उनमें से बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने में भी हेल्प करते हैं। सेपियंस काउंटलेस नंबर में अजनबियों के साथ बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से कॉपरेशन में कोई भी काम कर सकते हैं, और इसलिए सेपियंस दुनिया पर राज करते हैं। जबकि चींटियां हमारा बचा हुआ खाना खाती हैं और चिंपैंजी को चिड़ियाघरों और रिसर्च लेबोरेटरीज में बंद कर दिया जाता है, तो समझिए कि आखिर हम जो भी हैं वो हमारे इसी ब्रेन और नॉलेज की वजह से हैं।
इंसान और दूसरे जानवर जैसे चिंपैंजीज लगभग 50 से बड़े ग्रुप्स नहीं बना सकते हैं। यदि ग्रुप बहुत बड़ा है तो पर्सनल कम्युनिकेशन सभी को एक साथ यही टारगेट या एम की ओर काम करने के लिए इंस्पायर करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। हरारी ने अपनी रिसर्च के बेस पर यह आर्गुमेंट दिया है कि सेपियंस हमारे जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे कि सीखना, याद रखना, कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा हद तक लिमिटेड थी। आइडियली अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि सेपियंस जानकार थे, उन्हें चीजों की समझ थी, लेकिन उनके दिमाग की कैपेसिटी बहुत सारी जानकारी रखने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेपियंस का दिमाग धीरे धीरे बढ़ रहा था और अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने और उस इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम रिट्रीव करने में वो कैपेबल थे और उनका ये दिमाग धीरे धीरे बड़ा हो गया था। और इसी बड़े दिमाग ने, यानी एक ऐसे दिमाग ने जो कि बहुत अच्छे से काम कर सकता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, उसने सेपियंस के बीच कम्युनिकेशन एबिलिटी, कॉपरेशन और भाषा के यूज के डेवलपमेंट को बढ़ाया है। सेपियंस के बड़े दिमाग ने क्रिएटिविटी, बिहेवियर और रीजनिंग के मामले में सेपियंस को बाकी सभी दूसरे जीवों से अलग किया है। तो अगर साफ तौर पर देखा जाए तो हमें बाकी सभी क्रीचर से अलग बनाने वाली वो दो ही चीजें हैं। पहला, हमारा ब्रेन जो कि वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा था, और दूसरा, इसी बढ़ते ब्रेन के साथ हमारे पास गैदर होती इंफॉर्मेशन। और इन्हीं दोनों ने हमारी मदद की, जिससे इतने सालों तक लगातार होते चेंजेस के बावजूद हम न सिर्फ एक्सटिंक्ट होने से बचे, बल्कि हम इस काबिल बन गए कि हम अपने साथ को एग्जिस्ट कर रही दूसरी सारी स्पीशीज पर भी एक कंट्रोल बना पाए। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले मनुष्य की। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात करेंगे एडम और ईव की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की शुरुआत में आखिर क्या होता था, क्या होती थी उनकी डे टू डे लाइफस्टाइल। द फर्स्ट ह्यूमंस, ट्रेड्स वी कैरी। क्या आपको पता है कि हमारे खाने की आदतें, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और हमारी सेक्सुअलिटी, ये सब इस बात का नतीजा है कि किस तरह से हमारा हंटर गैदर दिमाग हमारे आसपास के करंट पोस्ट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट और उसके बड़े शहरों, हवाई जहाजों, टेलीफोन और कंप्यूटर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उनका उन चीजों के लिए क्या पर्सपेक्टिव है। प्रोफेसर हरारी के अकॉर्डिंग इंसान के नेचर, उसकी साइकोलॉजी और इतिहास को समझने के लिए उसके हंटर गैदर के पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। इस पर्सपेक्टिव को समझने और देखने के लिए हमें हंटर गैदर वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी शिकार करने की और चीजों को सहेजने की हैबिट है, जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की दुनिया को बनाती है, हंटर गैदर की इस आदत को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। सेपियंस की इस ऑडियो बुक समरी के इस एपिसोड में हम इंसानों के इसी नेचर को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई। हरारी की माने तो उन्होंने कहा है कि पिछले 10,000 साल, यानी कि वो समय जिसके दौरान ज्यादातर सेपियन किसानों और चरवाहों के रूप में रहते थे, पलक झपकते ही गायब हो गए। उन 10,000 वर्षों की तुलना में जिसके दौरान हमारे पूर्वजों ने शिकार किया और इकट्ठे हुए, उनका ये स्टेटमेंट हमें इंसानों के हंटर गैदर से लेकर उनके किसान बनने के ट्रांजिशन के बारे में बताता है। हालांकि लोग हमेशा अपने पूर्वजों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि व्यवहार और चरित्र किसी को भी विरासत में मिलता है। इसको समझने के लिए अगर हम बात करें इंसानों के पूर्वज एडम और ईव की, तो हम जानेंगे कि वो भी गैदर और हंटर्स ही थे, और इस नए इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी आज तक इंसान के पास अपने पूर्वजों के बिहेवियर्स हैं। अगर हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट की, तो ये हमें किसी भी पिछली पीढ़ी के कंपैरिजन में ज्यादा मटेरियल रिसोर्सेज और एक लंबा जीवन देता है, लेकिन साथ ही ये अक्सर हमें समाज से और लोगों से अलग थलग, उदास और प्रेशर्ड फील कराता है। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है, और वो इस बात पर जोर भी देते हैं कि मोनोगैमी और एकल परिवारों का निर्माण दोनों ही कोर ह्यूमन बिहेवियर हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि प्राचीन हंटर गैदर सोसाइटीज हमारी मॉडर्न सोसाइटी से ज्यादा कम्युनल थीं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि फिर वो भी सेपरेट सेल से बने थे और उनमें भी हर प्रवृत्ति के लोग थे। होमो सेपियंस के बारे में की जाने वाली डिबेट नेचुरल वे ऑफ लाइफ बहुत सारे मेन पॉइंट्स को मिस कर देती है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद से सेपियंस के लिए जीवन जीने का एक भी नेचुरल तरीका नहीं रहा है। संभावनाओं के बेविल्डरिंग पैलेट में से केवल कल्चरल ऑप्शंस हैं। और अगर हम बात करें प्राचीन युग की, तो उस युग में जिंदा रहने के लिए सभी को शानदार मेंटल एबिलिटीज की जरूरत थी, और जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ आए तो लोग अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों के स्किल्स पर तेजी से भरोसा कर सकते थे, और बहुत ही सारे, कहा जाए तो नए किस्म के बेवकूफ लोगों के लिए डोर्स खुल गए थे। आप वाटर कैरियर या एक असेंबली लाइन वर्कर के रूप में काम करके अगली पीढ़ी तक जीवित रह सकते हैं और अपने अनरिमार्केबल जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। उस काल के लोग संक्रामक रोगों से भी कम पीड़ित थे। ज्यादातर संक्रामक रोग जिन्होंने एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को भयंकर नुकसान पहुंचाया, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, मॉल्स और टीबी वगैरह,
ये ज्यादातर पालतू जानवरों में ही पैदा हुए और एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद ही इंसान में ट्रांसफर हुए। अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो हम पाएंगे कि सेपियंस के सुपीरियर प्राणियों के रूप में डेवलप होने के बावजूद इसका बिहेवियर अभी भी हंटर गैदर से जुड़ा हुआ है। इस बात का मतलब ये है कि इंसान अभी भी अपने पूर्वजों की तरह काम करता है। अभी के प्रेजेंट टाइम तक इंसान के पास अपने पुश्तैनी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हंटर गैदरर्स जो थे उन्हें मीठी चीजों को खाने की आदत थी और आज भी लोग मीठे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मोटापा होता है। तो कहीं ना कहीं हम आज भी अपने पूर्वजों से मिली आदतों का खामियाजा भुगत रहे हैं। कहने को हमारा दिमाग और हमारी नॉलेज पहले से बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि आज भी हमारी बहुत सारी बातें अपने एंसेस्टर्स जैसी ही हैं। सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक जगह से इंसान पूरी दुनिया में फैल गया और कैसे एक छोटी सी चीज इतने बड़े साम्राज्य में बदल गई। स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब सेपियन सीरीज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, यानी आज के होमो सेपियंस की हिस्ट्री की। जैसे जैसे हमने इस हिस्ट्री को और ज्यादा जानने की कोशिश की, हमें ऐसे क्रीचर्स के एक बिल्कुल नए यूनिवर्स का पता चला जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, जिसमें ऐसे जीव थे जिनके बारे में कभी ना तो सुना गया था ना ही देखा गया। जैसे 450 पाउंड 6 फीट का कंगारू और एक मॉर्सपील शेर जो मॉडर्न बाघ जितना विशाल था। वो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शिकारी था। एक ऐसा कोआला जो इतना बड़ा कि पेड़ों में भूचा ला दे और शायद क्यूट होने के लिए बहुत बड़ा है। और मैदानी इलाकों में शतरमुर्ग के आकार के 2 गुने पक्षी जो उड़ सकते थे, ड्रैगन जैसी छिपकली और 7 फीट लंबे सांप जो कि पूरी तरह से बड़े थे, और 2.5 टन का विशाल डिप्रोटोडॉन, और भी न जाने ऐसे कितने ही जीव जंतु। एक बिल्कुल अनोखी दुनिया। इस दुनिया के बारे में एक बहुत लंबे समय तक इंसान को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 12,000 BC के करीब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघली और उनके सामने एक आसान रास्ता खोल दिया। इसी आसान रास्ते का इस्तेमाल करके सेपियंस धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगे। हरारी के अनुसार सी बैरियर ने न केवल इंसानों को बल्कि कई अन्य एफ्रो एशियाई जानवरों और पौधों को भी इस बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोका हुआ था। ह्यूमन सेपियंस को अलग करने वाले पानी का मुद्दा गंभीर था, लेकिन सेपियंस को यह सोचना पड़ा कि समुद्र में कैसे यात्रा की जाए। लेकिन कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के कारण टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और एफ्रो एशियाई लोगों के लिए एशिया और दूसरी अनसेटल्ड लैंड्स के साथ साथ आइलैंड में जाना भी पॉसिबल हो गया। करीब 45,000 साल पहले सेपियंस समुद्र को पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और उनकी इस अद्भुत उपलब्धि को समझने के लिए एक्सपर्ट्स अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस मोमेंट पहले शिकारियों ने ऑस्ट्रेलियाई समुद्री तट पर पैर रखा, वो मोमेंट था जब होमो सेपियंस एक विशेष रीजन पर फूड चेन में टॉप मोस्ट पायदान पर चढ़ गए और उसके बाद पृथ्वी के इतिहास में सबसे घातक प्रजाति बन गए। ऑस्ट्रेलिया के बसने वालों ने इकोसिस्टम को बदल दिया कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। कुछ हजार सालों के अंदर ही 100 पाउंड या उससे अधिक वजन वाली 24 ऑस्ट्रेलियाई जानवरों की प्रजातियों में से 23 विलुप्त हो गईं। ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी हुआ। जिस अनोखी दुनिया की हम बात कर रहे थे, जिसमें ढेरों अनोखी प्रजातियां थीं, सेपियंस के आने के 2000 सालों के अंदर ही इनमें से ज्यादातर अनोखी प्रजातियां गायब हो गईं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार उस छोटे अंतराल के अंदर उत्तरी अमेरिका ने बड़े मैमल्स की अपनी 47 प्रजातियों में से 34 को खो दिया। वहीं दक्षिण अमेरिका में 60 में से 50 प्रजातियां गायब हो गईं। हम शायद इन सभी के लिए वेदर चेंज को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन 45,000 साल पहले इस मैसिव एक्सटेंशन के लिए वेदर चेंजेस को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब भी कभी वेदर की वजह से मास एक्सटेंशन होता है तो उसका असर समुद्री जीवों पर भी देखने को मिलता है, जो कि उस दौरान नहीं हुआ था। मास एक्सटेंशन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, वैसा कुछ आगे आने वाले मिलीनिया में तब हर बार हुआ जब जब लोग इस आउटर वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जा जाकर बसते रहे। तो अगर साफ तौर पर देखा जाए तो इंसानों को इस एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इनफैक्ट कई लोगों का यह भी मत है कि इंसान ने ही समय समय पर अपने रहने के लिए ज्यादा जगह बनाने के लिए पूरे बड़े भागों को आग लगाकर साफ कर दिया। मानवता के लिए हुई इस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने पौधों और जानवरों को अन्य स्थानों या महाद्वीपों में बसने के लिए मूवमेंट की सुविधा प्रदान की, और ये दुनिया भर में स्प्रेड हुए लोगों के लिए जिम्मेदार है। इंसानों द्वारा पहिया, लेखन या लोहे के औजारों का आविष्कार करने से बहुत पहले होमो सेपियंस ने ग्रह के लगभग आधे बड़े जानवरों को विलुप्त कर दिया। शायद अगर अधिक लोगों को एक्सटेंशन की पहली लहर और दूसरी लहर के बारे में पता होता तो वे तीसरी लहर के बारे में कम नॉनचालेंट होते, जिसका वे अभी हिस्सा हैं। और अगर चीजें प्रेजेंट पेस से जारी रहती तो संभावना है कि व्हेल, शार्क, टूना और डॉल्फिन भी डिप्रोटोडॉन, ग्राउंड स्लॉथ और मैमथ को फॉलो करते हुए जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएं। दुनिया के सभी बड़े जीवों में इंसान बाद के एकमात्र जीवित बचे लोग खुद इंसान ही होंगे।
और खेत के जानवर जो दास के रूप में काम करते हैं। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसे यदि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, बून और कर्ज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले इंसानों ने अपना पेट पालने के लिए पेड़ पौधों को इकट्ठा करना शुरू किया, मतलब खेती शुरू की और साथ ही शिकार करना शुरू किया। दक्षिण पूर्वी टर्की, पश्चिमी ईरान और लेवेंट के पहाड़ी देश में एग्रीकल्चर यानी कृषि के एक नए रूप का बढ़ना लगभग 9500 से 8500 ईसा पूर्व शुरू हुआ। सेपियंस ने लगभग 10,000 पहले वनवासी बनना बंद कर दिया था और उन्होंने कुछ जानवरों और पौधों की प्रजातियों के जीवन में हेरफेर करने के लिए अपना लगभग सारा समय और एफर्ट्स देना शुरू कर दिया था। लगभग 9000 ईसा पूर्व गेहूं और बकरियों को पालतू बनाया गया था। मटर और मसूर लगभग 8000 ईसा पूर्व, जैतून के पेड़ 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व के घोड़े और 3500 ईसा पूर्व में अंगूर, इन सभी का डोमेस्टिकेशन कर दिया गया। इंसान इन सभी को अपने फायदे के लिए अच्छे से इस्तेमाल करने लगा। लेकिन लगभग 2000 सालों में किसी खास पौधे या जानवर को पालतू नहीं बनाया गया है। ये कहा जा सकता है कि यदि हमारा मन शिकारियों का है तो हमारा भोजन प्राचीन किसानों का है। जब इंसान ने ये पौधे और इन जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया, तभी उसने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। और जब पौधों और जानवरों को पालतू बनाया गया तो सेपियंस को खुद को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा और एक नई जीवन शैली अपनानी पड़ी जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, जो कि उनकी हंटर गैदर्ड काइंड वाली जीवन शैली से बिल्कुल अलग थी। इंसानों को आसान जीवन के एक नए युग की शुरुआत करने के बजाय एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने किसान के जीवन को वनवासियों के कंपैरिजन में आमतौर पर अधिक कठिन और कम सेटिस्फाइंग बना दिया। एक एवरेज किसान ने एवरेज वनवासी की तुलना में अधिक मेहनत की और बदले में उसे खराब आहार मिला। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक तरह से इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था। इस फ्रॉड के सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान नहीं बल्कि गेहूं, चावल और आलू सहित मुट्ठी भर पौधों की प्रजातियां थीं। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के बेसिक इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग गेहूं पृथ्वी के इतिहास में सबसे सफल पौधों में से एक बन गया और इसके साथ ही इसको उगाने में यानी खेती के नए कामों में इतना समय लगने लगा कि लोग गेहूं के खेतों के बगल में ही परमानेंटली बसने के लिए मजबूर हो गए और उनके जीवन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। इसलिए ये कहना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा कि होमो सेपियंस ने नहीं बल्कि इन पौधों ने होमो सेपियंस को पालतू बनाया। इतना ही नहीं, इस रिवॉल्यूशन के साथ होमो सेपियंस के पॉलिटिकल डायनामिक्स, रिलीजियस बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए। मानव जाति ने बीज बोना शुरू किया, पौधों की सिंचाई की और उनकी निराई की। मनुष्य भेड़ों को भी चारागाहों पर ले जाने लगा, विशेषकर मांस के लिए। सेपियंस ने धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू किया और एक आसान जीवन की खोज में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई और ये कोई आखिरी बार नहीं हुआ था। हरारी कहते हैं कि ये आज भी हमारे साथ होता है। कितने युवा कॉलेज ग्रेजुएट ने हाई पावर्ड वाली फर्मों में नौकरी की मांग की है, ये प्लेज करते हुए कि वे 35 वर्ष की आयु में रिटायर होने और अपने पर्सनल बेनिफिट्स का पीछा करने के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन जब तक वे उस उम्र तक पहुंचते हैं तब तक उनके पास बड़े मॉर्गेजेस, स्कूल जाने वाले बच्चे, सबर्ब्स घर में होते हैं जिन्हें कम से कम 2 कारों की आवश्यकता होती है और साथ ही एक ऐसी फीलिंग होती है कि वास्तव में अच्छी शराब और विदेश में महंगी छुट्टियों के बिना जीवन जीने लायक नहीं है। उन्हें आखिर क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपने रूट्स को ढूंढना चाहिए? नहीं, वे ऐसा नहीं करते। वो अपने एफर्ट्स को डबल करते हैं और गुलामी करते रहते हैं। इवोल्यूशनरी सक्सेस और इंडिविजुअल सफरिंग के बीच ये डिस्क्रिपेंसी शायद सबसे इंपॉर्टेंट सबक है जो हम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से सीख सकते हैं। चलिए सीरीज के अगले भाग में हम जानेंगे और सीखेंगे कि क्या वाकई में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इतना बुरा था जो इसने हम सबको सिखाया और हमें एक नई फ्यूचरिस्टिक लाइफ को जीने के लायक बनाया। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, बून और कर्स पार्ट 2। इस सीरीज के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की, जिसने कुछ लोगों की माने तो दुनिया को एक बर्बादी की ओर बढ़ाया है। जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो पौधों और जानवरों की लाइफ के साथ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया और इस एपिसोड में हम इसी पर डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या वाकई एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक बर्बादी का कारण है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने दुनिया को प्रगति और समृद्धि की ओर ही बढ़ाया है और ये केवल लोगों का लालच और रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है जो पूर्ण विनाश की नींव रख रहे हैं। लेट मॉडर्न युग के अंत तक 90% से ज्यादा लोग किसान थे जो रोज सुबह उठकर अपने खेतों में जुटे रहते थे जब तक कि वे पसीने में पूरी तरह भीग न जाएं। उन्होंने जो अतिरिक्त उत्पादन किया उसे एलीट लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स को, जैसे राजा, सरकारी अधिकारी, सैनिक, पुजारी, कलाकार और विचारक,
जो इतिहास की किताबें भरते हैं, को लिखते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो कि हिस्ट्री बनाने पर ध्यान दे रहे थे। बाकी सब या तो अपने खेतों को जोतने में बिजी थे या पानी की बाल्टियां लाने में, यानी या तो वे किसान थे या कामगार मजदूर। एक तरह से देखा जाए तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन वास्तव में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। हरारी कहते हैं ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे कहते हैं जहां सेपियंस ने नेचर के साथ अपने इंटीमेट सिम्बायोसिस को छोड़ दिया और लालच और अलगाव की ओर बढ़ गया। सेपियंस ने नेचर के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप किया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने अलगाव और लालच पर ध्यान केंद्रित किया। जब खेती बढ़ी तो आबादी भी कई गुना बढ़ गई और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बन गईं। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने भविष्य को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया, जहां एक और वनवासी ऐसे थे जो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जीते थे और जिसने उन्हें वाकई बहुत सारी चिंताओं से बचाया। उनका मानना था कि आप जिस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर ऐसा माना जाने लगा कि किसानों को हमेशा भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए और उसकी सेवा में काम करना चाहिए। अब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से आए परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्सेप्ट के कारण एक सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो ये था कि अब वो सारा लैंड जो कभी बहुत बड़ा और विशाल दिखाई देता था, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण छोटा पड़ गया। जो भूमि उपलब्ध थी उसे एग्रीकल्चर में परिवर्तित कर दिया गया था और खानाबदोश किसानों को भी अपने पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता थी। बढ़ती जनसंख्या और तेजी से बढ़ती एग्रीकल्चर के साथ रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता गया और यही कारण है कि कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन विवादास्पद है। इसके अलावा ये इस ड्यूरेशन के दौरान था कि किसानों ने वनवासी प्रजातियों की तुलना में कई वस्तुओं और कलाकृतियों को जमा किया। पुराने जमाने के किसान हमें देखने पर गरीब लग सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक परिवार के पास पूरी वनवासी जनजाति के कंपैरिजन में ज्यादा कलाकृतियां होंगी। जैसा कि हमने बताया कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से हमारी सोसाइटी सोशल क्लासेस में बढ़ रही थी और इसी कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग पिरामिड टर्म दिया गया। हरारी कहते हैं कि बिल्डिंग पिरामिड का बेसिक मतलब है सेपियंस का उनके सोशल स्टेटस के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पर समाज के धनी और इन्फ्लुएंशियल लोग प्रिविलेज थे और शक्तिशाली माने जाते थे। इन्फ्लुएंशियल और प्रिविलेज थे और शक्तिशाली माने जाते थे। सोशल क्लासेस का जिसमें आज लोग अलग अलग जगहों पर बिलोंग करते हैं, इस पिरामिड के बेस पर जो लोग पाए जाते हैं वो अक्सर लो क्लास के तौर पर अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। क्योंकि पिरामिड का बेस सबसे ज्यादा बड़ा होता है तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग पिरामिड में ऊंचे लेवल पर बैठे लोगों के अंडर थे। क्लियरली ये भी कह सकते हैं कि ये पिरामिड हमारे आज के समाज का आईना है, जहां रूलिंग क्लास सोशल लैडर में सबसे ऊपर है लेकिन समाज के निचले वर्गों में रह रही जनता को कंट्रोल और इफेक्ट करता है। तो अब ये सारा खेल एक तरह से समझने का है कि आखिर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कितना सही था और कितना गलत। जहां एक और इसने होमो सेपियंस को काफी कुछ ऐसा सिखाया जिसने उनके जीवन जीने का ढंग बदल दिया, वहीं इसने ऐसी चीजें भी सिखाई जिससे वो अलग अलग भागों में बट गए। चलिए इस सीरीज के अगले भाग में हम जानेंगे इंसानी दिमाग के बारे में कि आखिर किस तरह से इसने काम करना शुरू किया और हमें वहां ले आया जहां आज हमारी रेस के लोग हैं। नो द सेपियंस मेमोरी। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री पर स्क्रिप्ट यानी लिपि का सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये है कि इसने इंसान के सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का उसका पर्सपेक्टिव दोनों को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। फ्री एसोसिएशन और होलिस्टिक थॉट ने सोसाइटी को एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ाया जिसने दो चीजों को जन्म दिया, कंपार्टमेंटलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी। सेपियंस सीरीज की इस ऑडियो बुक समरी के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इंसान के दिमाग की यानी ह्यूमन बींग्स का मेमोरी सिस्टम। होमो सेपियंस की मेमोरी में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा होती है और शायद इस प्रकार एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान सेपियंस ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। प्रोफेसर हरारी का दावा है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में विकसित होने वाले साम्राज्यों में बहुत सारी जानकारी थी। इन साम्राज्यों को टैक्स, लेन देन, व्यापारी जहाजों, जीत के कैलेंडर और त्योहारों और मिलिट्री सप्लाईज की लिस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ता था। हरारी ने लिखा है कि लाखों सालों से इंसान अपने दिमाग में सूचनाओं को कलेक्ट करना पसंद करता था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ प्रमुख कारणों से इंसान के लिए साम्राज्य की सारी जानकारी संग्रहित करना मुश्किल था। जिन कारणों से ह्यूमन अपने ब्रेन में सभी सूचनाओं को कलेक्ट नहीं कर सका, उन कारणों में मुख्य तौर पर शामिल है लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी, इंसान की मौत के बाद उसका दिमाग भी मर जाता है और मानव स्मृति केवल कुछ जानकारी ही कलेक्ट कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से इतना सारा डेटा कलेक्ट कर पाना नामुमकिन था। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हम जानेंगे कि 3500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच कुछ अज्ञात सुमेरियन जीनियस लोगों ने अपने दिमाग के बाहर सूचनाओं को इकट्ठा करने और उसे प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम का आविष्कार किया, जिसे बड़ी मात्रा में मैथमेटिकल डेटा को संभालने के लिए कस्टम बिल्ट किया गया था। इस प्रकार सुमेरियों ने अपने सोशल ऑर्डर को ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन से मुक्त कर दिया
जिससे शहरों और राज्यों और साम्राज्यों के अपीयर होने का रास्ता खुल गया। सुमेरियों द्वारा इन्वेंटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को लेखन कहा जाता है। दुनिया के पहले टेक्स्ट यानी ग्रंथों की हिस्ट्री की बात करें तो उनमें कोई भी फिलोसॉफिकल इंसाइट, कविता, किसी भी तरह की लोक कथाएं या किंवदंतियां या कानून से जुड़ी बातें नहीं थीं। वो टेक्स्ट ज्यादातर इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें टैक्सेस के पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे या डेब्ट यानी कर्ज का हिसाब रखा जाता था या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां होती थीं। जानकारी लिखने के इस आविष्कार के माध्यम से किसी भी तरह की जानकारी को रिकॉर्ड किया जा सकता था और आमतौर पर मैथमेटिकल डेटा के रूप में कलेक्शंस किए जाते हैं। मैथमेटिकल स्क्रिप्ट्स ने डेटा को स्टोर करना आसान बना दिया और साथ ही साम्राज्य और राज्य को लेखन के माध्यम से फसल या लेन देन पर जानकारी को कलेक्ट करने के काबिल बना दिया। इसने इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए ह्यूमन ब्रेन पर डिपेंडेंसी को बदल दिया और अब कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ किसी इंसान के जिंदा रहने तक ही लिमिटेड नहीं थी, वो उसकी मौत के बाद भी हमारे पास मौजूद थी। बात ये थी कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन का हिसाब रखना भी आसान नहीं था, इसलिए लिखित रिकॉर्ड्स के लिए एक अच्छी कैटलॉगिंग और रिट्रीवल सिस्टम की जरूरत का एहसास किया गया। फेरोनिक मिस्र, प्राचीन चीन और इनका साम्राज्य में सभी ने विशेष स्कूल बनाए जिसमें पेशेवर लेखकों, क्लर्कों, लाइब्रेरियंस और अकाउंटेंट्स को डेटा प्रोसेसिंग के सीक्रेट्स में काफी एफिशिएंटली ट्रेन किया गया था। जो कोई भी इंसान सरकारों, संगठनों या कंपनियों के निर्णयों को प्रभावित करना चाहता है, दूसरे शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी इंसान ये चाहता है कि उसकी बात को सुना और समझा जाए और ऐसा करने के लिए उसे नंबर्स में बोलना सीखना चाहिए। राइटिंग या लेखन ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक जरूरत के रूप में पैदा किया गया था, लेकिन बहुत तेजी से वो ह्यूमन रेस का मास्टर बनता जा रहा था और सेपियंस को उसी के आधार पर काम करना सीखना पड़ रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन माइंड में सूचनाओं को कलेक्ट करने की सीमित क्षमता होती है और इसलिए संगठन इंफॉर्मेशन स्टोरेज के प्रोसेस को कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लैश डिस्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म इंसान को डेटा को स्टोर करने को अलाउ कर रहे हैं, जिससे कि ये डेटा फ्यूचर में रिट्रीव किया जा सके और उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य की बुद्धि ने उसे लेखन और कंप्यूटर का आविष्कार करने में सक्षम बनाया ताकि उसकी मेमोरी शॉर्टेज लिमिटेशन को हल किया जा सके। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री में ह्यूमंस ने बायस होना सीख लिया, या कहें कि हमारी हिस्ट्री कितनी इनजस्टिस थी और इसने किस तरह से होमो सेपियंस को अफेक्ट किया। हिस्ट्री ऑफ द अनफेयर वर्ल्ड। ऐसा कितना कुछ होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ये हमारा इतिहास है, इस चीज का सृजन ऐसे हुआ और उसका वैसे, और भी न जाने क्या क्या। पर यह इतिहास कितना सही है और कितना गलत, इससे जुड़ी हर चीज और हर बात को परमानेंट कर पाना आसान नहीं है। ऐसी ही है इंसान की हिस्ट्री यानी होमो सेपियंस की हिस्ट्री, जिसके बारे में आप और हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। इंसानों में बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स का काफी अभाव था जो उन्हें मास कॉर्पोरेशन नेटवर्क को बनाए रखने में केपेबल बना सकता था। अगर बात करें मास कॉर्पोरेशन नेटवर्क्स की तो एक तरह से ये बताते हैं कि आखिर इंसान किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज करता था। इंसान ने अपने आप को इन मास कॉर्पोरेशन नेटवर्क्स के साथ ऑर्गेनाइज रखने के लिए इमेजिन ऑर्डर्स क्रिएट किए और ऐसी ही कई स्क्रिप्ट्स तैयार की। विद्वान किसी भी बड़े समाज के बारे में नहीं जानते हैं जो भेदभाव को पूरी तरह से दूर करने में केपेबल हो। ये इमेजिन ऑर्डर और डिवाइस स्क्रिप्ट्स का क्रिएशन राइटिंग के इन्वेंशन की वजह से हो पाया था और ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी देता था। इसी इमेजिन्ड ऑर्डर ने कुछ क्लासेस या ग्रुप क्लासेस का निर्माण किया जहां लोगों को उनके इन्फ्लुएंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था। जैसे एक प्रसिद्ध हिंदू क्रिएशन मिथ के अनुसार देवताओं ने एक आदिम प्राणी पुरुष के शरीर से दुनिया का निर्माण किया। पुरुष की आंख से सूर्य, पुरुष के मस्तिष्क से चंद्रमा, उसके मुंह से ब्राह्मण यानी पुजारी, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय यानी योद्धा, उसकी जांघों से वैश्य यानी किसान और व्यापारी और पैरों से शूद्र मतलब नौकर बने थे। पर क्या ये सच है? हायरार्कीज एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वे कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को ये जानने में केपेबल बनाते हैं कि पर्सनल रूप में एक्वेंट होने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा को बर्बाद किए बिना एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे किया जाए। जो सोशल क्लासेस बनाए गए थे वो वर्ग पिरामिड जैसे फॉर्मेशन में थे और जो लोग पिरामिड के अपर क्लास से संबंध रखते थे वे शक्ति का उपयोग करते थे और उन्हें स्पेशल राइट्स दिए जाते थे। पिरामिड के निचले स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष टैलेंट के साथ पैदा होता है तो वो टैलेंट आमतौर पर छुपा हुआ ही रहता है यदि उसे फॉस्टर, सम्मानित और प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी लोगों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और रिफाइन करने का सेम अवसर नहीं मिलता है। उनके पास ऐसा अवसर है या नहीं ये आमतौर पर उनके समाज के इमेजिन हायरार्की के अंदर उनकी पोजीशन पर निर्भर करेगा। ये एक विशियस सर्कल है जो कि सेंचुरीज और मिलेनियम्स तक चल सकता है, सिर्फ एक ऐसी हायरार्की को बनाए रखने के लिए जो कि सिर्फ एक बाय चांस हिस्टोरिकल ऑक्यूरेंस से हुई थी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, एवरेज व्हाइट नागरिक ने कहा ब्लैक्स पीढ़ियों से स्वतंत्र हैं, फिर भी लगभग कोई भी ब्लैक प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर या बैंक टेलर भी नहीं है। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ब्लैक्स कम बुद्धिमान और मेहनती होते हैं?
इस विशियस सर्कल में फंसे हुए ब्लैक्स को व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए नहीं रखा जाता था, क्योंकि उन्हें अनइंटेलिजेंट समझा जाता था और उनकी इन्फीरियरिटी का प्रमाण व्हाइट कॉलर जॉब्स में ब्लैक्स की कमी। अगर हम हरारी की माने तो इस विशियस सर्कल में जो एक बार इतिहास में किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो गए, उनके फिर से और बार बार उस चीज से गुजरने और जूझने की संभावना है, और जिन्हें इतिहास ने केवल स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस दिए हैं, उनके फिर से प्रिविलेजेस प्राप्त होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या बुरा बर्ताव टाइम के साथ और बुरा होता जाता है, वो बेटर नहीं होता। जैसा कि हम अक्सर अपने आसपास भी देखते हैं कि पैसे से पैसा आता है और गरीबी से गरीबी, और यही सच है। और ये अंदर केवल कास्ट में ही नहीं बल्कि जेंडर के बेसिस पर और ज्यादा प्रिवेल करता है। एक ऐसा समाज जहां आदमी और औरत में बहुत ज्यादा भेदभाव है, जो कि उनकी ड्यूटीज और उनके राइट्स दोनों में लगभग हर सोशल सर्किल में देखे जा सकते हैं। अगर हम हमारे यानी सेपियंस के इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें ये बात साफ तौर पर दिखाई गई है या देखी जा सकती है कि किसी भी तरह के सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सोसाइटी को अनइक्वल होना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग सुपीरियर हैं वो अपने नीचे वालों को इन्फ्लुएंस कर सकें। ये तमाम तरह की इनइक्वालिटीज हम अपने आसपास अपनी सोसाइटी में ही ऑब्जर्व करते हैं, और ये हमें हमारे इतिहास से मिली है, जिसमें शायद जस्टिस जैसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हुए अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह हिस्ट्री में सोसाइटी का विकास हुआ और जिसमें आज आप और हम रह रहे हैं। मेकिंग ऑफ कल्चर्स इन हिस्ट्री। हर कल्चर की अपनी टिपिकल मान्यताएं, नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट फ्लक्स में होते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में फ्रीडम और समानता को फंडामेंटल वैल्यूज के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। उन लोगों की स्वतंत्रता को कम करके ही समानता सुनिश्चित की जा सकती है जो बेहतर स्थिति में है। ये गारंटी देना कि हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होगा, ये किसी भी तरह से इक्वालिटी को बदल देता है। इंसान ने सदियों में अपने लिए कई कल्चर्स बनाए और आज हम इन्हीं कल्चर्स और इनकी स्ट्रेंथ्स और शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स के द्वारा बनाई गई संस्कृतियों का अपना कानूनी, सामाजिक और वर्ल्ड व्यू सिस्टम था जो इन्हें डायरेक्ट करता था। हर कल्चर की अपनी स्पेशलिटी थी और उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी यूनिक थीं और मानव समाज को हार्मोनियस ढंग से चलाने में मदद करती थीं। यदि तनाव, संघर्ष और इर्रिजॉल्वेबल डिलेमास हर संस्कृति का मसला है, तो एक इंसान जो किसी विशेष संस्कृति से संबंधित है उसे कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ रखना चाहिए और इनकॉम्पेटिबल वैल्यूज से घिरा हुआ होना चाहिए। ये किसी भी संस्कृति की इतनी आवश्यक विशेषताएं हैं कि इसका एक नाम भी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसा कि हमने बात की कि हर कल्चर के बिलीव्स, वैल्यूज और नॉर्म्स एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि एक कल्चर डायनेमिक है और ये कल्चर इस तरह से या इस सेंस में डायनेमिक है कि वो अपनी पिछली कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़कर अपने आप को दूसरे में बदल सकती है। आज भले ही हम पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिट के तौर पर देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हिस्ट्री में अगर दुनिया की बात की जाए तो वो केवल अलग अलग घूमते हुए लोगों का एक पूरा ब्रह्मांड था। हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव डिसोनेंस की। इसको अक्सर ह्यूमन साइकी का फेलियर माना जाता है। इनफैक्ट इसे एक बहुत ही वाइटल एसेट समझा जाता है। सोचकर देखिए कि यदि लोग एक दूसरे से अलग या डिफरेंट ओपिनियन और विचार नहीं रखते या उनके बिलीव्स और वैल्यूज अलग नहीं होते, तो क्या हम कभी भी किसी भी तरह के ह्यूमन कल्चर को एस्टैब्लिश कर पाते? जी नहीं, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल या शायद इम्पॉसिबल होता। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद की अवधि में मानव समाज और अधिक कॉम्प्लेक्स हो गए, साथ ही ये समाज बड़े होते गए और इमेजिन्ड ऑर्डर ज्यादा क्लियर होता चला गया। लोग पैदा होते ही कल्पनाओं और मिथकों के भी आदी हो गए थे। लोग अपने जन्म के तरीके के आधार पर सोचने लगे और व्यक्ति भी कुछ सेट नॉर्म्स के अनुसार बिहेव करने लगे। व्यापारी, राजा और विद्वान, ज्ञानी वो लोग थे जो बाइनरी इवोल्यूशनरी डिसीजन, जो कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करता है, उसको पार करने और मानव जाति की पोटेंशियल यूनिटी को दूर करने में कामयाब रहे। इन सब की सोच अपने अपने हिसाब से अलग थी। जैसे व्यापारियों के लिए पूरी दुनिया एक बाजार थी और सभी इंसान संभावित ग्राहक थे। उन्होंने एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जो सभी पर हर जगह लागू हो। इसी तरह से राजाओं के लिए सारी दुनिया एक साम्राज्य थी और भी लोगों के मत अपने अपने अनुसार अलग अलग थे। हर सोसाइटी को जरूरत थी कि उसके लोग यानी उसके मेंबर्स एक बंधे हुए तरीके से रहें, जहां वो हर तरह के नियम, कायदे और कानून का पालन करें। बेसिकली ह्यूमन सोसाइटीज में जो कुछ हुआ वो ये था कि अलग अलग कल्चर्स बनाए गए और कल्चर्स लोगों को एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करने के लिए कहते थे, और ऐसा करना इसीलिए जरूरी समझा गया था ताकि जिसकी वजह से अजनबी लोग भी एक दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें। और इन कल्चर्स ने एक तरह से अजनबियों को आपस में बांध दिया और उन्हें एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इन सब के बावजूद भी एक चीज ऐसी थी जो कि एक सबसे बड़े विजेता के रूप में निकलकर हम सबके सामने आई, जिसने शायद हर चीज और हर कल्चर पर सबसे ज्यादा रूल किया। वो थी पैसा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हिस्ट्री ऑफ मनी, द कॉन्करर। जब सेपियंस ने सिविलाइजेशन किया, सोसाइटीज बनाई, तो उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और व्यापार का आधार होता है लेन देन। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस लेन देन या व्यापार के आधार की,
यानी पैसे या करेंसी की। ये तो हम सबने पढ़ा है और जाना है कि व्यापार की शुरुआत में लोगों ने बार्टर सिस्टम को सीखा, जिसमें एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी देना शुरू किया। लेकिन ये बहुत कठिन तरीका था, क्योंकि हर दिन हर इंसान को बाजार में मौजूद कमोडिटी की कीमत जानने की जरूरत पड़ती थी। मतलब मान के चलिए, यदि बाजार में 100 अलग अलग वस्तुओं का कारोबार होता है तो खरीदारों और विक्रेताओं को 4950 डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स को जानना होगा। और 1000 अलग अलग वस्तुओं का कारोबार होता है तो खरीदारों और विक्रेताओं को 4,99,500 अलग अलग विनिमय मतलब एक्सचेंज रेट को जोड़ना होगा या जानना होगा। अब आप बताइए कि क्या आपको समझ में आया? आप इसे कैसे समझते हैं? वैसे समय के साथ बहुत सारी सोसाइटीज ने इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की और इसके लिए लोगों ने एक सेंट्रल बार्टर सिस्टम बनाया, जिसमें कुछ लोग ग्रोअर्स और मैन्युफैक्चरर्स से हर तरह के प्रोडक्ट लेके उन्हें उन लोगों में बांटते थे जिन्हें उनकी जरूरत होती थी। इसका सबसे बड़ा और फेमस एक्सपेरिमेंट सोवियत संघ में हुआ था, जो बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए सभी सोसाइटीज ने इससे भी ज्यादा किसी आसान तरीके की जरूरत को फील किया और इस तरह से उन्होंने मनी यानी पैसे का आविष्कार किया। और इस तरह से पैसे के रूप में सबसे पहले सोने और चांदी और कांसा यानी धातु का इस्तेमाल किया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये कोई टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं था, ये सिर्फ एक मेंटल रिवॉल्यूशन था। अगर हम पैसे का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि पैसे का इवोल्यूशन अपने आप में एक पूरी गाथा है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पैसा क्या है तो आप क्या बताएंगे? हम बताते हैं, पैसा सिक्के और बैंक नोट नहीं है। पैसा कुछ भी वो चीज है जिसे लोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के उद्देश्य से सिस्टमैटिक रूप से दूसरे चीजों की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसका यूज करने के डिजायर रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और उनेशिया में लगभग 4000 सालों तक कौड़ी का उपयोग धन के रूप में किया जाता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश युगांडा में टैक्सेस का भुगतान कौड़ी के रूप में किया जा सकता था, लेकिन आज के टाइम में कौड़ी, सिक्के और बैंकनोट का उपयोग पैसे की तरह से बहुत कम किया जाता है। एक रिसर्च में यह बताया गया कि दुनिया में कुल धन लगभग 60 ट्रिलियन है, फिर भी कुल सिक्कों और बैंक नोटों का योग सिर्फ 6 ट्रिलियन से कम है। कुल धनराशि का 90% से अधिक, हमारे खातों में दिखाई देने वाले 50 ट्रिलियन से अधिक, केवल कंप्यूटर सर्वर पर मौजूद है। इसे इस तरह से समझें कि दुनिया का ऑलमोस्ट काफी सारा पैसा केवल शब्दों में है। पैसे के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब लोगों ने पैसे में ट्रस्ट हासिल किया, लेकिन इसमें इनहेरेंट वैल्यू की कमी थी। लेकिन इसको स्टोर करना और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत आसान था। पश्चिमी अनातोलिया में लीडा के राजा एलियट द्वारा 640 ईसा पूर्व के आसपास पहले सिक्के चलाए गए थे। अगर हम हिस्ट्री और इस्तेमाल की बेसिस पर समझें तो पैसा एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड है, और सिर्फ कोई ऐसा वैसा म्यूचुअल ट्रस्ट का सिस्टम नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल और सबसे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम, जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो अगर हम समझें तो जैसा कि हमने कहा कि सेपियंस के इवोल्यूशन और उनके सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में पैसा या मनी एक ऐसी चीज जिसका समाज पर और लोगों पर सबसे ज्यादा कब्जा रहा है और आज तक है। पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर किसी भी सिस्टम में है तो वहां पर विश्वास और अविश्वास का एक खेल चलता रहता है। हरारी के तर्कों को माने तो पैसा या मुद्रा का विकास एक रिवॉल्यूशनाइज्ड और आधुनिक व्यापार पर बेस्ड होता है। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे ह्यूमन के इवोल्यूशन या हमारे इतिहास में राजाओं की और उनके योगदान की। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। एम्पायर एंड एम्परर। सेपियंस सीरीज की समरी में हम बात कर रहे हैं एम्परर्स और एम्पायर्स की, यानी राजा और साम्राज्यों के बारे में। आपको पता है एक राजा बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले राजा के पद के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक इंसान को अलग अलग लोगों की एक सिग्निफिकेंट नंबर पर शासन करना होता है, और इन सभी लोगों की एक अलग कल्चरल पहचान है और एक अलग ही एरिया है। ये तो बात हुई राजा की, लेकिन अगर हम बात करें कि उसके एम्पायर की, तो एम्पायर को ऐसा समझा जा सकता है कि वो जगह हैं जिनके बॉर्डर फ्लेक्सिबल हैं और ये हमेशा ही सत्ता के भूखे रहते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा देशों और टेरिटरीज को अपने साम्राज्य में मिलाते रहते हैं, वो भी उनके स्ट्रक्चर में बिना किसी तरह के कोई परिवर्तन किए हुए। आज के ब्रिटिश राज्य की स्पष्ट सीमाएं हैं जिन्हें राज्य की मूल संरचना और पहचान को बदले बिना पार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सदी पहले धरती पर लगभग कोई भी स्थान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन सकता था। प्रोफेसर हरारी का मानना है कि इतिहास में कोई जस्टिस नहीं होता। ये उस बिलीफ से है कि कुछ साम्राज्यों द्वारा दूसरों को कमजोर करने के लिए शाही दृष्टिकोण यानी इंपीरियल विजन्स को फॉलो किया गया था। सामान्य तौर पर हरारी उन साम्राज्य के इमरजेंस की चर्चा कर रहे हैं जो अन्य क्षेत्रों या क्षेत्रों का उपनिवेश करके खुद का विस्तार करने की मांग करते थे। इतने करोड़ों साल के इवोल्यूशन ने दूसरे मैमल्स की तरह होमो सेपियंस को भी बहुत कुछ सिखा दिया और उन्हें भी एक ज़ेनोफोबिक क्रीचर बना दिया। और ये सेपियंस मानवता को बड़े ही आराम से दो हिस्सों में बांट देते हैं, और वो हिस्से हैं हम और वे। अगर एम्पायर्स की बात की जाए तो पिछले करीब 2500 सालों में दुनिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉमन फॉर्म बन चुके हैं, और ये सरकार का भी बहुत ही एक स्टेबल फॉर्म है। किसी भी एम्पायर को बनाने और उसे मेंटेन करने में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर संहार की भी जरूरत होती है।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एम्पायर अपने शासनकाल में कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए नहीं करते। अमेरिकी, फ्रेंच, डच, बेल्जियम साम्राज्य जिन्होंने टेरिटोरियल विस्तार का पालन किया, जिसने दूसरे और स्वतंत्र लोगों और संस्कृतियों को कमजोर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि हम सबने पढ़ा और समझा है कि रोमन साम्राज्य को हराने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और यही कारण हो सकता है कि उसने अपनी शक्ति और नियंत्रण दोनों खो दिए। हम जब अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत से दूसरे साम्राज्यों ने एक दूसरे पर जीत हासिल की, और साथ ही पहले से स्थापित साम्राज्यों ने कई तरीकों से अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया था। और इस एक्सपेंशन ने देश विदेश में एक दूसरे को बहुत सारी नई चीजें भी सिखाई। जैसे कि हम देखें तो मिड 19th सेंचुरी तक भारत में कमर्शियल टी फार्मिंग का कोई नामोनिशान नहीं था, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके को इंडियंस के साथ शेयर नहीं किया। आज के टाइम में साम्राज्य बहुत ही जल्दी और आसानी से अपनी सत्ता खो देते हैं, और उनमें से एक भी कभी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के काबिल नहीं है, और ना ही ये लोग कोई युद्ध डिक्लेयर कर सकते हैं, और ना ही अपने खुद के इंटरनल अफेयर्स को संभाल पाते हैं। जब हम बात करते हैं एक ग्लोबल एम्पायर की, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि ये कई लोगों के और कई अलग अलग कल्चर्स के माध्यम से एक साथ मिलकर रूल किया जाता है, और ये लोग एक कॉमन कल्चर और उनके कॉमन इंटरेस्ट की देन है। अब किसी भी समाज में, या ये कहें इवोल्यूशन के साथ साथ, एक बहुत बड़ी चीज जो हमने अपनी सिविलाइजेशन को दी है वो है रिलीजन, यानी धर्म। और जब ये धर्म बनाए गए तो इनके कुछ नियम भी बनाए गए, जिनके बारे में हम इस सीरीज के अगले भाग में बात करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। जब बात धर्म यानी रिलीजन की आती है तो हर इंसान का अपना एक अलग मत निकलकर सामने आता है। आज के टाइम में रिलीजन को भले ही एक ऐसी चीज समझा जाता है कि जो कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन, डिसएग्रीमेंट या भेदभाव पैदा करती है, लेकिन अगर हम रिलीजन के इतिहास को जानेंगे और समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से पुराने समय में पैसे और साम्राज्य के साथ मानव जाति को जोड़कर रखने वाला तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता था। अगर बात करें धर्म की, तो आखिर इसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? ये एक ह्यूमन नॉर्म्स और वैल्यूज का एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस विश्वास पर बनाया गया कि एक परम शक्ति का आदेश है या दैवीय आदेश है जिसे मानव जाति को मानना है। रिलीजन के दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। पहला मत है एनिमिस्टों का, जिन्होंने सोचा कि मनुष्य दुनिया में रहने वाले कोई जीवों में से एक है, और दूसरा पॉलीथीसिस्ट का, जो कि दुनिया को देवी देवताओं और इंसान के बीच एक रिलेशनशिप के तौर पर देखते हैं। पर इन दोनों ही मतों में एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि ये दोनों ही रिलीजन को एक सुप्रीम पावर की तरह देखते थे, जो कि किसी भी देवी देवता, दानव या किसी भी पवित्र पत्थर से बड़ी है। और जो बात इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती थी वो थी पॉलीथीसिस्ट का ये मत कि ये सुप्रीम पावर जो दुनिया की रक्षा कर रही है वो किसी भी तरह से इंटरेस्ट या बायस से बंधी हुई नहीं है, और शायद इसीलिए उसे किसी भी तरह की परवाह, बेकार की इच्छाओं और इंसानों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन के इतिहास पर नजर डालें तो ज्यादातर प्राचीन धर्म लोकल और एक्सक्लूसिव थे। आज के समय में यूनिवर्सल और मिशनरी रिलीजन सिर्फ फर्स्ट मिलेनियम बीसी के बाद ही एग्जिस्टेंस में आए। बात करें यदि प्राचीन धर्मों की, तो ग्रीक्स यानी यूनानी किसी भी तरह की बलि आदि में विश्वास नहीं रखते थे, और हिंदुओं ने अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवाने शुरू किए थे। इस्लाम जैसे धर्म के बारे में जाना जाता था कि इनके अपने पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे मक्का। इसी तरह के विश्वास मतों में जब पौराणिक कथाओं की बात आती है तो हम देख सकते हैं कि इन प्राचीन पौराणिक कथाओं में से ज्यादातर वास्तव में एक तरह के लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें लोग पौधों और जानवरों को अपने अधिकार और कब्जे के बदले में देवताओं के लिए अपनी अनंत भक्ति का वादा करते हैं। प्राचीन काल से हर धर्म के अपने अलग अलग मत रहे हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते थे, और आज भी शायद अलग ही बनाए रखते हैं। लेकिन साम्राज्य के विस्तार के रूप में बहुत सारे राजाओं और शासकों ने ऐसे धर्मों और कर्मकांडों को अपनाया जो कि उन्हें उन लोगों से मिले जिन पर उन्होंने कब्जा किया। उदाहरण के लिए रोमनों ने खुशी खुशी एशियाई देवी साइबिले और मिस्र की देवी आइसिस को अपने पंथ में जोड़ा। साथ ही उन्होंने जब दूसरों पर कब्जा किया तो उन्होंने उनसे अपने धर्म और विश्वास में कोई बदलाव करने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इन लोगों से अपने देवताओं और सम्राट की ग्रेटनेस का सम्मान करने की एक्सपेक्टेशंस रखी, और इसे एक पॉलिटिकल ऑर्डर की तरह देखा गया था। और ऐसा न करने वाले के लिए कुछ सख्त नियम भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके लिए इतने क्रिश्चियंस को नहीं मारा जितना कि उसके बाद के 1500 सालों में क्रिश्चियंस ने अपने आप में एक दूसरे को मार दिया, सिर्फ धर्म के मतभेदों के आधार पर। इन धर्मों के अलावा प्राचीन काल में एक ऐसा धर्म जिसे बहुत अधिक मान्यता दी गई थी और जिसके फॉलोअर्स की गिनती बहुत ज्यादा थी, वो था बुद्धिज्म। जब धर्म परिवर्तन और अधिकार के नाम पर यह सब हो रहा था, तब इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इस विशेष सर्कल से बाहर निकलने का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि जब दिमाग में किसी भी चीज को, जैसी भी वो है, अच्छी या बुरी, उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बहुत सारी तकलीफों से खुद को बचा लेते हैं। एक सीधे से सिद्धांत में उन्होंने अपनी बात कही, और वो था कि हमारी सफरिंग हमारी और पाने की इच्छा की वजह से होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको कम से कम तकलीफ हो तो आप कम से कम इच्छाएं रखिए, और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लें।
अगर बात करें आज के समाज की, तो आज बहुत सारे नए नए प्रकार के नेचुरल लॉ रिलीजन्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म और नाजिज्म। और इन सभी का एक मत है कि आइडियोलॉजी और रिलीजन एक ही होते हैं। आपका धर्म क्या है वो आपकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, और इसी के लिए इन सभी की अपनी आइडियोलॉजीज हैं जिनके आधार पर ये सभी काम करते हैं। आपको ये सोचकर लगता होगा कि हम इतनी सारी स्पीशीज को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल आए, तो आखिर ऐसा क्या है? तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी सीक्रेट की, यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। सेपियंस एंड देयर सक्सेस मंत्रा। हमारी इस सीरीज की शुरुआत से लेकर अभी तक एक बात जो हमने जानी वो ये है कि सेपियंस ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, जिसके बाद वो लाखों करोड़ों सालों और न जाने कितनी ही स्पीशीज को पछाड़ता हुआ, मतलब पीछे छोड़ता हुआ, आज उस जगह पर आ पहुंचा है जहां वो सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ प्राणियों की सूची में सबसे ऊपर पाया जाता है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? वो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है? तो इस एपिसोड में हम उसी एक सीक्रेट को जानने की कोशिश करेंगे। ये सीक्रेट हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे अनूठा है, और इसे समझने के लिए एक प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन को समझना पड़ता है। इसके अनुसार अगर समझें तो आप इतिहास से जुड़ी किसी भी चीज को जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, या जितना ही ज्यादा आप हिस्ट्री के किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को जानते हैं, आपके लिए ये समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर चीजें किसी एक स्पेसिफिक तरीके से क्यों हुई हैं और ना ही किसी और दूसरी तरह से। हमें इससे पहले ये समझना जरूरी है कि फिजिक्स या इकोनॉमिक्स की तरह हिस्ट्री में भी किसी भी तरह के सही और एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने का कोई भी मीडियम नहीं होता है। हमें यह बात जाननी होगी कि हम हिस्ट्री की स्टडी अपने फ्यूचर को जानने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम इसकी स्टडी अपने हॉराइजन को और ज्यादा एक्सप्लोर करने और वाइड करने के लिए करते हैं। और ये सब समझने के लिए हमारी प्रेजेंट कंडीशन ना तो नेचुरल है और ना ही इनएविटेबल। और इतना ही नहीं, हमारे सामने हमारी सोच से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है। ये एक तरह का क्योस है। हरारी ने कहा है कि इतिहास को एक डेफिनेट रूप से समझाया नहीं जा सकता है और इसके बारे में प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये केओटिक है। और इसी के साथ एक और तरह का क्योस होता है जिसे हम केवल दो का क्योस कहते हैं, जो कि सीक्रेट के बारे में हो रही प्रेडिक्शंस पर रिएक्शन देता है। और इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी हिस्ट्री के बारे में कोई भी सही प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर इस सीक्रेट को जानने की बात करें तो हम सीखेंगे कि यूनिवर्सल रिलीजन, कॉमर्स या व्यापार और साम्राज्य, ये तीन ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इस दुनिया को एक साथ एक ही पॉइंट पर लेकर आए, और इसलिए आज की इस दुनिया को हम ग्लोबल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समाज को बनाने में कल्चर्स या संस्कृतियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो संस्कृतियां कभी छोटी थी अब वे बड़ी हो गई हैं, क्योंकि छोटी संस्कृतियां ग्लोबल पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संस्कृतियों में शामिल हो गई हैं। ह्यूमैनिटीज के कई सारे प्रोफेसर्स और विद्वान मीमैटिक्स को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो इसे सही नहीं मानते, वो सिर्फ इसे एक मजाक या एक असफल कोशिश की तरह देखते हैं, जो कि बायोलॉजिकल एनालॉजीज से किसी भी कल्चरल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और इनमें बहुत से स्कॉलर पोस्ट मॉडर्निज्म को सही मानते हैं और उसी को फॉलो भी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर का निर्माण के लिए डिस्कोर्स के बारे में ज्यादा बात करता है, ना कि किसी तरह के मीम्स के बारे में, और ये इन्हीं डिस्कोर्स को कल्चर के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखता है। लेकिन ये स्कॉलर्स भी संस्कृतियों को एक ऐसे रूप में देखते हैं जो कि मानव जाति के लिए खुद को बहुत कम रिस्पेक्ट के साथ एडवर्टाइज करते हैं। आज ग्लोबल सोसाइटी के पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, और वो राष्ट्रों या स्वतंत्र राज्यों के बीच ब्लड सीमाओं के कारण है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये कल्चर्स अब उतने रिजिड नहीं रह गए जैसे कि शायद ये हिस्ट्री में हमें दिखाई देते हैं या समझ आते हैं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हम ये जानेंगे कि सोसाइटीज ने जितनी सक्सेसफुल होने के लिए कई संस्कृतियों को एक साथ ऑर्गेनाइज किया है। और सीक्रेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोगों का और उनके कल्चर्स का एक साथ आना ही सक्सेसफुल और वेल्थी सोसाइटी को बनाता है, जिस पर आज हम गर्व करते हैं और जो हमें बाकी हर स्पीशीज से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इस सीरीज के अगले भागों में हम बात करेंगे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की। आखिर हम आज जो हैं उसमें साइंस का क्या और कितना योगदान है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपने अगले चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इग्नोरिंग द बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, कई बार हमें और हमारे जैसे दूसरों को ये लगता है कि अगर हमने हिस्ट्री पढ़ ली तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन आज ही नहीं बल्कि शायद अनंत काल से ही इंसानों की ये प्रवृत्ति रही है कि हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम बात करें तो एक बहुत लंबे अरसे तक इंसानों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि सेपियंस ने प्रोग्रेस करते हुए जब सोसाइटीज बनाई तो उसने धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए बहुत से नए नए आविष्कार किए, कुछ ऐसे जिसने हमारी दुनिया को और उसमें हमारे काम करने और रहने के तरीकों को आसान बना दिया, और कुछ ऐसे भी जो हमें और हमारे साथ धरती पर मौजूद हर चीज का विनाश करने की कैपेसिटी रखते हैं।
जब हमने अपने आसपास के जीवों पर कंट्रोल करने का सोचा तो बड़े जीवों पर यह कंट्रोल करना काफी आसान था। जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के साथ हमने पेड़ पौधों और जानवरों पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमने उन्हें ऑब्जर्व किया, उनकी हरकतों और उनकी लाइफस्टाइल को समझा, फिर उससे अपने खुद के और हमारे जैसों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद एक ऐसी तारीख आई जिसने इंसानों के जीवन में और उनकी रिसर्च और खोज के तरीकों को पूरी तरह से एक नई दिशा दे दी। वो तारीख थी 16 जुलाई 1945, जब माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद साइंटिस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला और खोज की एक नई दुनिया ही शुरू हो गई। और साथ ही आया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के आने तक ह्यूमन कल्चर किसी भी तरह की प्रोग्रेस में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सुनहरा समय है वो बीत चुका है। लेकिन नई साइंटिफिक खोजों के साथ और ये मानते हुए कि हम बहुत समय तक चीजों को इग्नोर कर रहे थे, ह्यूमंस ने जाना कि हमारी दुनिया में हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। इस बात का एक बहुत बड़ा सा उदाहरण है गरीबी या पॉवर्टी। कई संस्कृतियों ने गरीबों को एक इम्परफेक्ट दुनिया के एक ऐसे हिस्से के रूप में देखा जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। पूरे इतिहास में समाज दो प्रकार की गरीबी से पीड़ित रहा है, सामाजिक गरीबी और जो कुछ लोगों से दूसरों के लिए उपलब्ध अवसरों को रोकता है, और जैविक गरीबी जो भोजन और आश्रय की कमी के कारण व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालती है। आजकल दुनिया भर के कई देशों में बायोलॉजिकल पॉवर्टी बीते दिनों की बात हो गई है। व्यक्तियों को बीमा, राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा और गैर सरकारी संगठनों द्वारा व्यक्तिगत दुर्भाग्य से बचाया जाता है। हमने साइंस में बहुत सारे इन्वेंशंस और इनोवेशंस किए, लेकिन फिर हम 99.99% तक हमारे आसपास के दूसरे जीव जंतुओं और हमारी धरती के लिए इग्नोरेंट थे। मॉडर्न साइंस ये स्वीकार करने की इच्छा पर बनाया गया है कि सेंट्रलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स और नई शक्तियों का अधिग्रहण क्या होता है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ज्ञान की प्राचीन परंपराओं ने केवल दो प्रकार की इग्नोरेंस को स्वीकार किया। पहली, जब एक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण बात के लिए इग्नोरेंट हो सकता है, या दूसरी कि एक पूरा ट्रेडिशन महत्वहीन चीजों से इग्नोर्ड हो सकता है। बेसिकली इग्नोरेंस की खोज ने मनुष्य के रूप में वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। उन चीजों की खोज की दिशा में काम करना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, महसूस नहीं किया था। अगर बात करें नॉलेज की, जो कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर और सोर्स रही है, वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को अगर बहुत करीब से जाने तो हम देखेंगे कि साइंस अपनी खुद की कोई भी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाता है, और साथ ही इसके लिए ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होता है कि इसे अपनी डिस्कवरीज के साथ करना क्या है। और शायद इसीलिए जब हमने एटम बम बनाया तो हमने साइंस को, जिसका इस्तेमाल अभी तक जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने और समझने के लिए किया जा रहा था, विनाश की चीजें बनाने का और मानव जाति और धरती को खत्म करने के भी समान बना दिया। लेकिन इतिहास में जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चल रहा था तो साइंस कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या इसके सपोर्टिंग फैक्टर्स थे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। एंड एम्पायर्स। वेल, सीरीज में सेपियंस की हिस्ट्री और उनके इवोल्यूशन की बात करते हुए हमने काफी कुछ जाना, और अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिवॉल्यूशन की जिसने हमारे ज्ञान को एक नई दिशा दी है और हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं जो हमें और हमारी रेस को बहुत आगे भी ले जा सकता था और खत्म भी कर सकता था। वो था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और मॉडर्न इंपीरियलिज्म कैसे एक दूसरे के पूरक थे और इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल था। और कहीं ना कहीं इन सब की शुरुआत हुई यूरोप में। एस्ट्रोनॉमर्स ने भविष्यवाणी की थी कि अगला वीनस ट्रांसिट 1761 और 1769 में होगा, इसलिए जितना संभव हो उतने दूर बिंदुओं से इन ट्रांजिट्स को निरीक्षण करने के लिए यूरोप से दुनिया के चारों कोनों में एक्सपीडिशंस भेजे गए। 1761 में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका से ये ट्रांजिट्स ऑब्जर्व किए गए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से सुपर नेशन देशों ने साइंस का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। इस तरह से एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती को समझने और सूरज और धरती के बीच की दूरी को मैथमेटिकल रूप से देखने के लिए एक इनिशिएटिव लिया। हालांकि बाद में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स को धरती और वायुमंडल की स्टडी करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग कोनों में भेजा गया था। 1500 और 1750 के बीच पश्चिमी यूरोप ने मोमेंटम गेन किया और बाहरी दुनिया का मास्टर बन गया, जिसका मतलब है 2 अमेरिकी महाद्वीप और महासागर। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एशिया की महान शक्तियों ने उनमें बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। अगर और डीप हिस्ट्री में देखा जाए तो कई संस्कृतियों ने आधुनिक युग से बहुत पहले दुनिया के नक्शे बनाए थे। जाहिर है उनमें से कोई भी वास्तव में पूरी दुनिया को नहीं जानता था और कोई भी अमेरिकी संस्कृति एफ्रो एशिया के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन बहुत से ऐसे इलाकों को बस छोड़ दिया गया था जिनके बारे में लोग कम जानते थे, या जिन क्षेत्रों को काल्पनिक राक्षसों और चमत्कारों से भर दिया गया था। इन मानचित्रों की एक खास बात यह थी कि इनमें कोई भी खाली स्थान नहीं था और इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को एक फैमिलियर सी फीलिंग दी।
1750 और 1850 के बीच पावर का ग्लोबल सेंटर यूरोप में शिफ्ट हो गया और ये हुआ जब यूरोपीय लोग ने वॉर्स की एक सीरीज चलाई और एशियाई पावर्स को ह्यूमिलेट करके एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और शायद इसी का नतीजा है कि आज ज्यादातर ह्यूमंस एक बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक रहन सहन और पहनावे और खान पान के ढंग स्वाद में यूरोपियन बन गए हैं। अमेरिका की खोज वैज्ञानिक क्रांति की फंडामेंटल घटना थी। इसने न केवल यूरोपीय लोगों को पिछली परंपराओं पर प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस का समर्थन करना सिखाया, बल्कि अमेरिका को जीतने की इच्छा ने भी यूरोपीय लोगों को ब्रेकनेक स्पीड से नए ज्ञान की खोज करने के लिए मजबूर किया। यूरोप ही नहीं, चीनी और फारसियों के पास भाप के इंजन जैसे तकनीकी आविष्कारों की कमी नहीं थी जिन्हें स्वतंत्र रूप से कॉपी या खरीदा जा सकता था। उनके पास वैल्यूज, मिथ्स, जुडिशियल अपैरेटस एंड सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का अभाव था जिन्हें पश्चिम में बनने और मैच्योर होने में सदियां लग गईं और जिन्हें तेजी से कॉपी नहीं किया जा सका। इसी तरह से साइंस के अलावा लिंग्विस्टिक्स को भी कई साम्राज्यों का सपोर्ट मिला। यूरोपीय साम्राज्यों का मानना था कि प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए उन्हें अपने विषयों की भाषाओं और संस्कृतियों को जानना चाहिए। इस तरह के ज्ञान के बिना यह संभावना नहीं है कि रिडिकुलस रूप से बहुत कम संख्या में ब्रिटानियों ने लाखों विषयों पर शासन करने, दमन करने और उनका शोषण करने में सफलता प्राप्त की होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साम्राज्यों ने साइंस का इस्तेमाल किया दुनिया को समझने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए और डेवलप करने के लिए। तो ये साफ कहा जा सकता है कि साइंस और साम्राज्यों का एक अनोखा रिश्ता था जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ मिलकर डेवलपमेंट के प्रोसेस को अच्छी तरह से चला पाए। इसके आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझने की और उसके तमाम एस्पेक्ट को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इस ऑडियो बुक समरी में हम ह्यूमन इवोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन तमाम एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स को भी जिन्होंने ह्यूमंस को या कहें कि होमो सेपियंस को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह पर आज हम हैं। और इस पूरे इवोल्यूशन का और उसके मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझने के लिए आपको वास्तव में सिर्फ एक शब्द को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, विकास यानी ग्रोथ। और इसी को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। हम चर्चा करेंगे कैपिटलिज्म की और साथ ही एक जरूरी पॉइंट की जिसे माना जाता है कि वो इमारतों और साम्राज्यों को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है और वो है मनी यानी पैसा। यदि हम इकोनॉमी का इतिहास देखें तो अधिकांश इतिहास के लिए अर्थव्यवस्था एक ही आकार में रही। प्रोफेसर हरारी का तर्क है कि पर कैपिटा प्रोडक्शन में किसी भी तरह से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन बढ़ती आबादी के लिए इस बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया गया था। पिछले 500 वर्षों में ग्रोथ और प्रोग्रेस के विचार ने लोगों को भविष्य में अधिक से अधिक ट्रस्ट करने के लिए कन्विंस किया था। इस ट्रस्ट ने क्रेडिट बनाया और ये क्रेडिट ही वास्तविक आर्थिक विकास लाया और इस विकास ने फ्यूचर में लोगों के विश्वास को मजबूत किया और इसके साथ इसने और भी ज्यादा क्रेडिट के लिए रास्ता खोल दिया। बात करें अगर क्रेडिट की, तो क्रेडिट हमें भविष्य की कीमत पर वर्तमान का निर्माण करने में कैपेबल बनाता है और यह इस परसेप्शन पर बेस्ड है कि हमारे भविष्य के रिसोर्सेज हमारे वर्तमान रिसोर्सेज की तुलना में कहीं ज्यादा एबडेंट मात्रा में है। हरारी ने अपनी रिसर्च के बेस पर यह दावा किया कि कैपिटलिस्ट लोगों के विचारों और इच्छाओं ने लोगों को दूसरों की कीमत पर अपने लिए अधिक धन की तलाश करने के लिए इंस्पायर किया। बैंक खोले गए और लोगों ने बेकरी जैसे अन्य व्यवसायों को अपने संभावित ग्राहकों के बीच उपलब्ध धन का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू किया। अगर हम आज की बात करें तो आज हम पैसे के लिए बहुत ज्यादा हद तक बैंकों पर डिपेंड होते हैं, पर आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि बैंकों के पास वास्तव में मौजूद प्रत्येक डॉलर के लिए $10 ऋण देने की अनुमति है। इसका मतलब है कि हमारे बैंक खातों में सभी धन का 90% वास्तविक सिक्कों और नोटों द्वारा कवर नहीं किया गया है। पुराने जमाने में क्योंकि क्रेडिट सीमित था, लोगों को नए व्यवसाय की फाइनेंसिंग में परेशानी हुई और क्योंकि कुछ नए व्यवसाय थे तो अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी और क्योंकि ये विकसित नहीं हुआ, लोगों ने मान लिया कि ये कभी नहीं होगा और जिनके पास पूंजी थी वे क्रेडिट देने से बचने लगे और कॉशियस हो गए और इस तरह से इकोनॉमी में ठहराव की उम्मीद अपने आप पूरी हो गई। किसी भी इकोनॉमी में क्रेडिट की मात्रा न केवल सोल के रूप में इकोनॉमिक फैक्टर से डिसाइड होती है, बल्कि राजनीतिक घटनाओं जैसे कि शासन चेंज या अधिक महत्वाकांक्षी विदेश नीतियों से भी निर्धारित होती है। आज दुनिया में इतना क्रेडिट है कि सरकारें, बिजनेस कॉर्पोरेशंस और निजी व्यक्ति भी आसानी से बड़े लॉन्ग टर्म और कम ब्याज वाले क्रेडिट प्राप्त कर लेते हैं, जो कि उनकी करंट आय से कहीं ज्यादा है। एडम स्मिथ का दावा है कि अपने पर्सनल प्रॉफिट को बढ़ाने की सेल्फिश ह्यूमन अर्ज सामूहिक वेल्थ का बेस है और ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे रिवॉल्यूशनरी विचारों में से एक है। और ये रिवॉल्यूशनरी न केवल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बल्कि मोरल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से उससे भी ज्यादा है। स्मिथ कहते हैं कि वास्तव में वो लालच अच्छा है और ये कि अमीर बनने में सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सभी को फायदा पहुंचाता हूं। तो इस तरह का अहंकार परोपकार है। जब बात आई इकोनॉमी को बढ़ाने की, तो सिर्फ बैंकों का संचालन तक ये बदलाव लिमिटेड नहीं था। लोगों ने टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट किया
और साथ ही नई जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस किए गए ताकि लोगों को धन इकट्ठा करने में कैपेबल बनाया जा सके। धीरे धीरे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद सिर्फ एक इकोनॉमिक बदलाव या जरूरत तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये एक इथिक बन गया था, एक ऐसा सेट ऑफ टीचिंग्स जो लोगों को बताता था कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है और यहाँ तक कि कैसे सोचना है, ये भी डिसाइड किया जाने लगा। नए कैपिटलिस्ट क्रीड में पहली और सबसे पवित्र आज्ञा है प्रोडक्शन के प्रॉफिट को प्रोडक्शन बढ़ाने में ही इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। लगातार चल रहे आर्थिक विकास में कैपिटलिज्म का बिलीव एक ऐसी जानकारी है जो कि यूनिवर्स के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अलग और इफेक्टिव रही। वेल्थ क्रिएट करने के अवसरों का लाभ उठाने की इच्छा ने लोगों को एक प्रमुख रूप से एनरिच समूह को बेनिफिट किया और दुनिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंपटीशन की ओर बढ़ावा दिया, और इसी तरह से ये कैपिटलिस्ट क्रीड बन गया जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री का एक इंसेपरेबल पार्ट है। सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसमें हम जानेंगे कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स या कारण थे जिन्होंने दुनिया में इंडस्ट्री को जन्म दिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और जो आज भी कायम है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी इकोनॉमी के बारे में कि किस तरह से होमो सेपियंस ने अपनी कॉलोनीज में इकोनॉमिकली ग्रो किया और किस तरह से बैंक और क्रेडिट प्रचलन में आए, और जैसे कि लोगों के पास पैसा और उसके उपयोग और उसकी उपलब्धता की जानकारी आ गई तो अब बारी थी छोटे छोटे व्यवसायों को बड़ा बनाने की और शुरुआत हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हमने ये तो समझ लिया कि बिजनेसमैन लोग बिजनेस से पैसा कमा रहे थे और अपने प्रॉफिट को बैंक में जमा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को वापस से अपने बिजनेसेस में लगाना शुरू कर दिया और इसी री इन्वेस्टमेंट के कारण इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, और न केवल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि एक पर्टिकुलर राज्य के नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुई। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए बारूद यानी गन पाउडर का उपयोग करने का विचार इतना काउंटर इंट्यूटिव था कि सदियों से बारूद का उपयोग मुख्य रूप से बम बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन एट लास्ट शायद कुछ बम बनाने वाले एक्सपर्ट्स ने जब मोर्टार में उस गन पाउडर को पीसा होगा तो उनका पेस्टल काफी फोर्स के साथ शूट हो गया होगा और इसी तरह से गन यानी बंदूक का आविष्कार हुआ। तोपों ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। बारूद के आविष्कार और इफेक्टिव तोप खाने के विकास के बीच लगभग 600 साल बीत गए। लगभग सभी तरह की इंडस्ट्रीज कुछ इसी तरह से एग्जिस्टेंस में आई। लोगों ने वेल्थ बनाने और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी और कच्चे माल का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसने दुनिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन और महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की ओर पुश किया। लेकिन इसके विपरीत जब पिछली कुछ सेंचुरीज में मानव जाति द्वारा ऊर्जा और कच्चे माल का उपयोग तेजी से बढ़ा है, इसकी अवेलेबल क्वांटिटी में वास्तव में वृद्धि हुई है जिसे कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज की शुरुआत अक्सर ऐसे आविष्कारों से हुई जिन्होंने हमारे आसपास जाने अनजाने में जन्म ले लिया, और फिर इन्हीं आविष्कारों ने इंसान के जीने के तरीके और उसकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। ये स्टीम इंजन हीट को मूवमेंट में बदलने वाला दुनिया का पहला आविष्कार था जो कि शायद एक किचन से प्रेरणा लेकर ही शुरू किया गया। इंटरनल कंबस्शन इंजन ने इंसान के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर एक नए रिवॉल्यूशन की तरफ ला दिया और उसके साथ ही पेट्रोलियम को लिक्विड पॉलिटिकल पावर बना दिया। हमारी दुनिया एक ऐसे ओशियन ऑफ एनर्जी में बदल गई जहां पर हर कुछ डिकेड्स में हम नए एनर्जी सोर्स की खोज करने लगे, जिससे कि हमारे उपयोग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कभी भी खत्म ना हो और लगातार बढ़ती ही रहे। लेकिन हिस्ट्री में देखिए तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं हद तक एक आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय में लोगों को अपने पैसे को उड़ाने का भी काफी शौक था और ऐसा ज्यादातर अमीरों के साथ होता था जो कि बिना किसी रोक टोक के लापरवाही से फालतू की लग्जरीज पर पैसा बहाते थे। वहीं दूसरी तरफ एक किसान एक एक पैसे का ध्यान रखते हुए बहुत कम खर्चों के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट यानी खेती एग्रीकल्चर पर भी काफी देखने को मिला। एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना अर्बन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कभी नहीं हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो कारखानों और कार्यालयों को चलाने के लिए पर्याप्त हाथ और दिमाग नहीं होते, मतलब सफिशिएंट कर्मचारी मिल पाना बहुत मुश्किल होता। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 2% आबादी एग्रीकल्चर से अपना जीवन यापन कर रही है। फिर भी ये 2% न केवल पूरी अमेरिका की आबादी को खिलाने के लिए बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में सरप्लस को एक्सपोर्ट करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन करती है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक और चीज जो कि काफी प्रोमिनेंटली और इफेक्टिवली बढ़ी वो थी कंज्यूमरिज्म, मतलब उपभोगवाद, और ये बढ़ा है मिडिल क्लास लोगों की वजह से। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक समय में अमीर लोग अपना पैसा बिना किसी रोक टोक के बहा रहे थे। अब आज के समय में वो सिनेरियो पूरी तरह से पलट गया। अब अमीर लोग बहुत ही किफायत से सोच समझकर अपने एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं वो लोग जिनके पास कमाई के साधन थोड़े कम हैं, वो दिखावे और लालच के चक्कर में कर्ज लेकर ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी शायद उन्हें कोई खास जरूरत ही नहीं है।
इस तरह से देखा जाए तो कंज्यूमरिज्म ने ऐसी चीजों के लिए लोगों के दिमाग में जरूरतें पैदा कर दी हैं जो कि शायद इतनी जरूरी है ही नहीं, और इंसान की हैबिट ने हमारी विकास की हिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे परमानेंट रिवॉल्यूशन की जो कि हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर लेकर आए और आज इस पूरी धरती को एक साम्राज्य की तरह से रूल कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। अ कॉन्क्यूरिंग रिवॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने दुनिया में अपनी जगह बनाई। लोगों ने बाजार के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा और कच्चे माल का उपयोग करना शुरू कर दिया और अब वाहनों और अन्य कई सामानों का निर्माण और व्यापार किया जाने लगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे सिस्टम का एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया और इसने सेपियंस के जीने का तरीका भी काफी हद तक बदल कर रख दिया। इस रिवॉल्यूशन ने एक नया टाइम टेबल लोगों की जिंदगी में बना दिया, जिसका असर सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ही नहीं बल्कि सभी दूसरी चीजों पर भी देखने को मिला। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर किसी इंडस्ट्री का टाइम 5 बजे शाम को खत्म होता है तो उसके हिसाब से लोकल पब्स को 5:02 पर खुल जाना चाहिए। इसी तरह से इस रिवॉल्यूशन ने असेंबली लाइन को भी सभी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए एक टेम्पलेट में बदल कर रख दिया और बहुत सी चीजों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हमें स्ट्रिक्ट टाइम कीपिंग सिखा दी और इसी के साथ पोर्टेबल और सस्ती घड़ियों की बिक्री बढ़ गई और एक और इंडस्ट्री पॉपुलर हो गई और धीरे धीरे हम बहुत ही ज्यादा ग्लोबल होते चले गए। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ज्यादातर लोगों की डेली लाइफ केवल 3 फ्रेम्स में ही सिमट कर चलती थी। वो थी न्यूक्लियर फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज और लोकल कम्युनिटीज। ज्यादातर लोग अपनी फैमिली बिजनेसेस में ही काम करते थे और उनके लिए उनका परिवार और या लोकल कम्युनिटी, और ये लोकल कम्युनिटी न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए थी बल्कि उनका एजुकेशन सिस्टम, पेंशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी और भी हर तरह के सपोर्ट सिस्टम्स होते थे। फिर भी पूरी हिस्ट्री में ऐसे इमेजिन्ड कम्युनिटीज ने कुछ लोगों वाली छोटी और इंटीमेट कम्युनिटीज के लिए सेकंड हेल्पिंग हैंड की तरह काम किया। इन इंटीमेट कम्युनिटीज ने अपने लोगों के लिए ऐसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराए जो कि इनके सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए जरूरी थे। लेकिन पिछली 2 सेंचुरीज में ऐसी इंटीमेटेड कम्युनिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं और फिर इनकी खाली जगह को इन इमेजिन्ड कम्युनिटीज ने भरा। इन नई कम्युनिटीज के राइज के 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं, देश और कंज्यूमर ट्राइब। कंज्यूमर ट्राइब मार्केट की एक ऐसी इमेजिन्ड कम्युनिटी है क्योंकि बाजार में सभी कंज्यूमर्स के लिए एक दूसरे को उस तरह से जानना इम्पॉसिबल है जिस तरह से प्राचीन समय में गांवों में लोग एक दूसरे को जानते थे। आज के इस कंज्यूमर ट्राइब में ये कर पाना बहुत मुश्किल है। बात करें कुछ रीसेंट डिकेड्स की तो हम देखेंगे कि नेशनल कम्युनिटीज को कस्टमर ट्राइब ने बहुत अच्छी तरह से समझा और एक्वायर किया है। उन कस्टमर्स ने भी जो कि एक दूसरे को इंटीमेटली नहीं जानते थे लेकिन वो कंजम्पशंस के मामले में एक जैसी ही हैबिट्स और इंटरेस्ट शेयर करते हैं। पिछली 2 सेंचुरीज में अगर चेंजेस की बात करें तो ये बहुत तेजी से बदला है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा है कि हमारा सोशल ऑर्डर एक तरह से डायनेमिक और फ्लेक्सिबल हो गए हैं और अब ये चेंज एक कांस्टेंट चेंज बन गया है। आज के टाइम में एक 30 साल का इंसान भी ये कह सकता है कि जब मैं छोटा था तब दुनिया पूरी तरह से अलग थी। इससे हम देख सकते हैं कि आज के इस मॉडर्न समाज की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हम बात करें एक शांत समाज की और समय की तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो 7 डिकेड्स बीत चुके हैं वो एक तरह से इस दुनिया की ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे शांत समय में से एक है और ऐसा कि इतना शांत युग शायद ही कोई रहा होगा। और इसी काल में पिछले किसी भी युग के कंपैरिजन में हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, सभी में बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस किए गए। आज के समय में ज्यादातर लोग इस बात की सराहना नहीं करते कि हम कितने शांतिपूर्ण युग में रहते हैं। हम आसानी से भूल जाते हैं कि दुनिया कितनी अधिक हिंसक हुआ करती थी। यदि हम इतिहास में देखें तो ऐसे कई साल रहे हैं जहां ऐसी कई हिंसक चीजें 9/11 के हमलों के बाद के सालों में आतंकवाद और युद्ध की तमाम बातों के बावजूद औसत व्यक्ति के खुद को आतंकवादी, सैनिक या ड्रग डीलर द्वारा मारे जाने की तुलना में खुद को मारने की अधिक संभावना थी। लेकिन अगर हम बात करें कि हिंसा में कमी क्यों है तो इसका सबसे मेजर कारण है राज्यों के स्टेटस में राइज, यानी जैसे जैसे ये राज्य अच्छे और ऊंचे होते गए इनमें हिंसा के लिए जगह कम होती गई। और अगर हम देखें तो इतिहास में ज्यादातर लड़ाई झगड़े परिवारों के बीच में हुए। अगर हम आज के समाज और सोसाइटीज की बात करें तो इंसानों ने जंगल के सारे कानून तोड़ दिए हैं। अब आज के समाज में फाइनली सच में एक शांति है, या कहें कि लड़ाई झगड़े नहीं है। यदि हम गौर करें तो इवोल्यूशन के इतिहास में सेपियंस रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण रहे हैं और पेड़ पौधे और जानवर हमेशा ही उनके कंट्रोल में रहे हैं। और अब आज के टाइम में नेचुरल रिसोर्सेज अब पूरी तरह से उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन सेपियंस अपनी वेल्थ बनाने के लिए मास प्रोडक्शन और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि आखिरकार के इतना सब कुछ करने, देखने, सहने के बाद और हम और हमारी प्रजाति पूरी तरह से खुश है और क्या अब हम एक सुखी समाज का हिस्सा हैं? तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। हैव वी इवॉल्व्ड टू बी हैप्पी?
हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की बात करें जिसके बारे में हमने इस पूरी सीरीज में जाना, तो हमने देखा कि पिछले 500 सालों में हमने इंसान से जुड़े हर क्षेत्र में अमेजिंग ब्रेक थ्रू चेंजेस और प्रोग्रेस देखी है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशक ह्यूमैनिटी के लिए एक अभूतपूर्व स्वर्णिम युग रहे हैं। लेकिन यह जानना जल्दबाजी होगी कि क्या ये इतिहास की धाराओं में एक फंडामेंटल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है या एक अच्छे फॉर्च्यून की एक अनइमेजिनेबल लहर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम देखेंगे तो इतिहासकार हमेशा एक सवाल पूछने से बचते रहते हैं, और वो है कि क्या ग्रोथ या प्रोग्रेस लोगों को हैप्पी बनाती है। और इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या है जो इंसानों को खुशी देता है, और इतने सालों और सदियों की मेहनत, ग्रोथ और दूसरी स्पीशीज पर हमारी पकड़ क्या हमें खुशी देती है। अगर हम देखें तो इतने सालों में हमने हर तरह से अपनी और अपनी कम्युनिटी की लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों के लिए बहुत सारे अनूठे काम किए हैं। बहुत सारे रिवॉल्यूशंस के साथ हम सेपियंस ने हर डोमेन में बहुत प्रोग्रेस की है। लेकिन क्या एग्रीकल्चरल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि इतनी सदियों में हुए, क्या वाकई इंसान को इन सबसे खुशी मिली है? हालांकि प्रोफेसर हरारी का दावा है कि वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत के बाद से शक्ति और खुशी के बीच संबंध रहा है, और ये रिप्रेजेंट करना है कि इतिहास में जैसा बताया गया है उसके अनुसार हुई क्रांति ने लोगों को खुश किया। लेकिन वर्तमान में ये बहस का टॉपिक है, क्योंकि मॉडर्न एज में साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की परमानेंसी के इमरजेंस और सफलता के बावजूद इस एज के लोग अभी भी खुश नहीं हैं। तो आखिर ये खुशी है कहाँ, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे ये खुशी आती है? हमने अक्सर लोगों से सुना होगा कि एक बेहतर जीवन से लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नई योग्यताएं, व्यवहार और कौशल बेहतर जीवन का निर्माण करें। कुछ लोग ह्यूमन कैपेबिलिटीज और खुशी के बीच एक इनवर्स कोरिलेशन का तर्क देते हैं, और पावर चीजों और लोगों को करप्ट कर देती है। मॉडर्निटी को जज करते समय 21वीं सदी के मिडिल क्लास वेस्टर्नर व्यक्ति के दृष्टिकोण को लेना बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। हमें 19वीं सदी के वेल्श कोल माइनर, चाइनीज ओपियम एडिक्ट या तंजमेनियन एब्रुचाइन के व्यू पॉइंट्स को नहीं भूलना चाहिए। ट्रूगानिनी होमो सेपियंस से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज ये है कि खुशी वास्तव में धन, स्वास्थ्य या यहाँ तक कि समुदाय की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस के बीच संबंध पर निर्भर करती है। यदि आप एक बैलगाड़ी चाहते हैं और एक बैलगाड़ी आपको मिल जाती है तो आप संतुष्ट हैं। यदि आप एक बिल्कुल नई फरारी चाहते हैं और केवल सेकंड हैंड फिएट ही प्राप्त करते हैं तो आप डिप्राइव्ड फील करते हैं। हम इस एरा को बहुत जल्दी नहीं जज कर सकते, और पिछली आधी सदी की ब्रीफ गोल्डन एज की भी भविष्य में किसी भी तरह की कैटास्ट्रॉफी या तबाही को जन्म दे सकता है। हम आधुनिक सेपियंस की इनक्रेडिबल उपलब्धियों के लिए खुद को तभी बधाई दे सकते हैं जब हम दूसरी स्पीशीज के भाग्य को पूरी तरह से इग्नोर करें। हम बात कर रहे हैं खुशियों की, तो मटेरियल कंडीशंस के रूप में सोशल, एथिकल और स्पिरिचुअल फैक्टर्स का हमारी खुशी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। शायद आधुनिक एफ्लुएंट समाज में लोग अपनी समृद्धि के बावजूद एलियनेशन और मीनिंगलेसनेस से बहुत पीड़ित हैं, और शायद हमारे कम संपन्न पूर्वजों ने समुदाय, धर्म और प्रकृति के साथ एक रिलेशन में बहुत संतोष पाया होगा, जो कि हमें नहीं मिलता। हमें समझना होगा कि पैसा एक हद तक ही खुशी लाता है और उससे आगे उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह हम बात करें फैमिली और कम्युनिटी की, तो हम समझ सकते हैं कि परिवार और समुदाय का हमारे सुख पर धन और स्वास्थ्य से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पिछली 2 शताब्दियों में मटेरियल कंडीशंस में सुधार की भरपाई परिवार और समुदाय के पतन से हो सकती है। यदि ऐसा है तो औसत व्यक्ति आज सन 1800 की तुलना में ज्यादा खुश नहीं हो सकता है। बात करें खुशी की, तो ये साइंटिफिकली केमिकल्स का खेल माना जाता है। लोग अपने शरीर में प्रेजेंट सेंसेशन से खुश होते हैं, और हम खुशी की एक निश्चित सीमा बनाए रखने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में ज्यादा हंसमुख होते हैं। अगर हम खुशी के लिए बायोलॉजिकल अप्रोच को एक्सेप्ट करते हैं तो इतिहास मामूली महत्व का हो जाता है, क्योंकि मोस्टली ऐतिहासिक घटनाओं का हमारी बायोकेमिस्ट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा ये कि फाइंडिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं कि खुशी किसी भी तरह के अनप्लेजेंट मोमेंट्स के ऊपर मिले प्लेजेंट मोमेंट्स का सरप्लस नहीं है, बल्कि खुशी किसी के जीवन को उसकी एंटायरिटी में मीनिंगफुल और वर्थवाइल देखने में ही है। लेकिन हम जीवन में कुछ मोमेंट्री चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसे मोमेंट्री और एफेमरल यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए चलने वाले प्राइजेस प्राप्त करने के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्या है? किसी चीज को हासिल करने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है जो लगभग थोड़े ही समय में गायब हो जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख की जड़ ना तो दर्द की भावना है और ना ही दुख की और ना ही अर्थहीनता की, बल्कि दुख की असली जड़ एफेमरल फीलिंग्स की कभी खत्म ना होने वाली और मीनिंगलेस खोज है, जिसके कारण हम लगातार तनाव, बेचैनी और असंतोष की स्थिति में रहते हैं। तो ये जरूरी है कि हम समझें, इस इवोल्यूशन में जहां हमने बहुत कुछ पाया है वहां शायद हम खुशी का मतलब भूल गए हैं या गलत चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुश ना हो, बस खुशी से ही चुने। तो दोस्तों, हमने सेपियंस के इतिहास और उनके इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन इन सब का भी एक एंड है।
इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। नेक्स्ट स्टेप इन सेपियंस इवोल्यूशन। इस पूरी सीरीज में हमने बहुत कुछ सीखा और जाना और ये समझा कि आखिर आज हम जो हैं यानी होमो सेपियंस, तो आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। हमने जाना कि पूर्वी अफ्रीका में कई सेपियंस थे जिन्होंने पृथ्वी पर डोमिनेंस के कारण दूसरी मानव प्रजातियों को दुनिया भर में विलुप्त होने के लिए पुश किया। हमने सीखा कि इंसान और सेपियंस के बीच ब्रेन स्ट्रक्चर्स में समानता की पहचान कैसे करते हैं, लेकिन कोई वास्तविक रिकॉर्ड नहीं है जो मानव और सेपियंस के बीच समानता का पता लगाने के लिए ब्रेन स्ट्रक्चर्स में अंतर दिखा सके। हमने सेपियंस, निएंडरथल या इंसान की सोचने, कम्युनिकेट करने, भाषा का ठीक से उपयोग करने और कॉपरेट करने की कैपेबिलिटीज के बारे में सीखा। साथ ही सेपियन के साथ हुई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने उन्हें क्रिएटिव के रूप में सोचने और व्यवहार बदलने में केपेबल बनाया। लेकिन हम जानते हैं कि जो शुरू हुआ है उसको खत्म भी होना होता है। लेकिन हमने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या हमने सोचा है कि क्या होगा? उदाहरण के लिए, यदि हम अल्जाइमर रोग के लिए एक इलाज डेवलप करते हैं जो कि एक साइड बेनिफिट के रूप में स्वस्थ लोगों की यादों में ड्रामेटिक रूप से सुधार कर सकता है, क्या कोई उचित शोध को रोक पाएगा? और जब इलाज विकसित हो जाता है तो क्या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसे अल्जाइमर रोगियों तक सीमित कर सकती है और स्वस्थ लोगों को सुपर मेमोरी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने से रोक सकती है? चलिए, जैसा कि हरारी चाहते हैं कि हम एक और पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करें। मान लीजिए कि आप अपने दिमाग को पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में बैकअप कर सकते हैं और फिर इसे अपने लैपटॉप पर चला सकते हैं। तो क्या आपका लैपटॉप सेपियंस की तरह सोचने और महसूस करने में सक्षम होगा? अगर ऐसा है तो वो आप होंगे या कोई और? क्या होगा अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर एक पूरी तरह से नया डिजिटल दिमाग बना सकते हैं, तो जो कंप्यूटर कोड से बना है, जो स्वयं चेतना और स्मृतियों की भावना से परिपूर्ण हो? यदि आप अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम चलाते हैं तो क्या वो एक व्यक्ति होगा? यदि आपने इसे हटा दिया तो क्या आप पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है? काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? तो सोच कर देखिए। इंटेलिजेंट डिजाइन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का रिप्लेसमेंट 3 तरीकों में से किसी एक में हो सकता है: बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, साइबॉर्ग इंजीनियरिंग और द इंजीनियरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक लाइफ के माध्यम से। आपको पता है कि जेनेटिक टेस्ट इंस्टिंक्ट जानवरों को रिवाइव करने की उम्मीद करते हैं। हमारे समाज में इवोल्यूशन के दौरान बहुत कुछ अमेजिंग हुआ और बहुत कुछ भयानक भी। 1940 के दशक में जब परमाणु युग का उदय हुआ तो वर्ष 2000 के भविष्य की परमाणु दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की गईं। जब स्पुतनिक और अपोलो 2 ने दुनिया की कल्पना को हवा दी तो सभी ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि सदी के अंत तक लोग जीवित रहेंगे। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां सच हुई। दूसरी ओर किसी ने भी इंटरनेट के बारे में सोचा तक नहीं था, मगर आज ये हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। तो ऐसा बहुत कुछ था जो सोचा गया लेकिन हुआ नहीं, और बहुत कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचा गया पर वो कभी हुआ ही नहीं। हमने इस इवोल्यूशन के दौरान बहुत कुछ कर लिया, जैसे कि ऐसे प्रोस्थेटिक्स बनाए गए जिन्हें इंसान के दिमाग से निकले इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आगे क्या? आगे और हम क्या कर सकते हैं? केवल एक चीज जो हम करने की कोशिश कर सकते हैं वो है वैज्ञानिकों की दिशा को इन्फ्लुएंस करना। लेकिन क्योंकि हम जल्द ही अपनी इच्छाओं को भी इंजीनियर करने में सक्षम हो सकते हैं, हमारे सामने असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं। शायद हमने इस सवाल पर सही से आज तक विचार नहीं किया। अब हिस्ट्री में आगे क्या होगा? इतिहास के अगले चरण में न केवल टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस शामिल होंगे, बल्कि मानव चेतना और पहचान में मूलभूत परिवर्तन भी शामिल होंगे। प्रोफेसर हरारी ने एक टर्म दिया, द एंड ऑफ होमो सेपियंस, और ये बताता है कि जहां तक इवोल्यूशन का संबंध है, मानव जाति एक और चरण में प्रवेश कर रही है। मानव समाज एक एडवांस्ड अवस्था में है जहां साइंस मानव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है। रोबोटिक्स का उदाहरण लें, रोबोट सेपियंस की जगह ले रहे हैं, और प्रोफेसर हरारी ये सुझाव दे सकते हैं कि समय के साथ भविष्य में केवल मानव प्रजाति को ही बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे द सेपियंस की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है युवाल नोआ हरारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।